दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। मुझे माफ करें, एक बार मैंने राजा एरीज को उसी तरह से सलाह दी थी जैसे मैं अब राजा रॉबर्ट को सलाह देता हूं। इसलिए मैं उनकी किसी दुर्भावना के बिना इस बच्ची को जन्म दे रहा हूं। फिर भी मैं आपसे यह पूछता हूं, अगर फिर से युद्ध हुआ तो कितने सैनिक मरेंगे, कितने शहर जल जाएंगे, कितने बच्चे अपनी माताओं से अलग होकर भाले की नोक पर मर जाएंगे। उसने अपनी शानदार सफेद दाढ़ी को सहलाया, असीम रूप से उदास, असीम रूप से थका हुआ। क्या यह समझदारी नहीं है, यहां तक कि दयालु भी, कि डेनेरीज टारगरियन को अब मर जाना चाहिए ताकि हजारों लोग जीवित रह सकें? दयालु, वेरीज ने कहा। ओह, ठीक और सच कहा ग्रैंड मास्टर, यह बिल्कुल सच है। यदि देवता अपनी मनमानी में डेनेरीज टारगरियन को एक पुत्र प्रदान करें तो राज्य को खून बहाना होगा। लिटिल फिंगर अंतिम था। जैसा कि नेड ने उसकी ओर देखा, लॉर्ड पीटर ने एक जम्हाई को दबा लिया। जब आप खुद को एक बदसूरत औरत के साथ बिस्तर पर पाते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी आंखें बंद कर लें, उछलते और आगे बढ़ जाएं। उन्होंने घोषणा की, प्रतीक्षा करने से नौकरानी कोई सुंदर नहीं बनेगी। उसे चूमो और बात खत्म। उसे चूमो, सर बैरिस्टन ने भौचक्के होकर दोहराया। एक स्टील का चुंबन, लिटिल फिंगर ने कहा। रॉबर्ट अपने हैंड का सामना करने के लिए मुड़ा। ठीक है जिजोई, यह बात है नेड, इस मामले में आप और सेल्मी अकेले हैं। एकमात्र सवाल जो बचा है वह यह है कि हम उसे मारने के लिए किसे ढूंढ सकते हैं। मॉर्मोंट एक शाही क्षमा चाहता है, लॉर्ड रेनली ने उन्हें याद दिलाया। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि डोथराकी उस गरीब आदमी के साथ क्या करेगा जिसने खलीसी पर इसका इस्तेमाल किया, तो तुम में से कोई भी आज रात सो नहीं पाएगा। उसने पाउडर लगे गाल पर हाथ फेरा। अब जहर लिस के आंसू, हम कहते हैं खाल ड्रोगो को कभी नहीं पता होना चाहिए कि यह एक प्राकृतिक मौत नहीं थी। ग्रैंड मास्टर पाइसेले की नींद भरी आंखें खुल गईं। उसने संदिग्ध रूप से हिजड़े को देखा। जहर एक कायर का हथियार है, राजा ने शिकायत की। नेड ने बहुत कुछ सुना था। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। एक 14 साल की लड़की को मारने के लिए किराए के चाकू भेजते हो और फिर भी सम्मान के बारे में बहस करते हो। उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। इसे खुद करो रॉबर्ट। जो आदमी सजा सुनाता है उसे तलवार चलानी चाहिए। उसे मारने से पहले उसकी आंखों में देखो, उसके आंसू देखो, उसके आखिरी शब्द सुनो। कम से कम तुम उसके इतने तो एहसानमंद हो। भगवान, राजा ने कसम खाई। यह शब्द उसके मुंह से ऐसे फूट पड़ा जैसे वह मुश्किल से अपने गुस्से को रोक पा रहा हो। तुम सच में ऐसा ही सोचते हो? लानत है। उसने कोहनी पर शराब की बोतल पकड़ी, उसे खाली पाया और उसे दीवार पर पटक दिया। मेरे पास शराब और धैर्य दोनों खत्म हो गए हैं। बहुत हो गया, बस हो गया। मैं हत्या का हिस्सा नहीं बनूंगा रॉबर्ट। जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन मुझे उस पर अपनी मुहर लगाने के लिए मत कहो। एक पल के लिए रॉबर्ट को समझ में नहीं आया कि नेड क्या कह रहा था। अवज्ञा एक ऐसा व्यंजन नहीं था जिसे वह अक्सर चखता था। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया और समझ में आने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और मखमली कॉलर से होते हुए उसकी गर्दन पर लाली छा गई। उसने नेड की ओर गुस्से से उंगली उठाई। तुम राजा के हाथ हो लॉर्ड स्टार्क। तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, या मैं अपने लिए एक ऐसा हाथ ढूंढ लूंगा जो ऐसा करेगा। मैं उसकी सफलता की कामना करता हूं। नेड ने अपने लबादे की तहों को पकड़े हुए भारी क्लैस्प को खोला। वह अलंकृत चांदी का हाथ जो उसके पद का बिल्ला था। उसने इसे राजा के सामने मेज पर रख दिया। उस आदमी की याद से दुखी जिसने इसे उस पर पिन किया था, जिस दोस्त से वह प्यार करता था। मैंने सोचा था कि तुम इससे बेहतर आदमी हो रॉबर्ट। मुझे लगा कि हमने एक महान राजा बनाया है। रॉबर्ट का चेहरा बैंगनी हो गया था। बाहर, उसने गुस्से में घुटते हुए कहा। बाहर, लानत है तुम पर, मैं तुम्हारे साथ खत्म हो गया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, विंटरफेल वापस भाग जाओ और सुनिश्चित करो कि मैं फिर कभी तुम्हारे चेहरे की ओर न देखूं, या मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हारा सिर एक कील पर रख दूंगा। नेड ने सिर झुकाया और बिना एक और शब्द कहे अपनी एड़ी घुमा ली।
वह रॉबर्ट की नजरों को अपनी पीठ पर महसूस कर सकता था। जैसे ही वह परिषद कक्ष से बाहर निकला, चर्चा लगभग बिना रुके फिर से शुरू हो गई। ब्रावस पर एक समाज है जिसे फेसलेस मैन कहा जाता है, ग्रैंड मास्टर पाइसेले ने कहा। क्या आपको पता है कि वे कितने महंगे हैं? लिटिल फिंगर ने शिकायत की। आप आधे दाम में आम भाड़े के सैनिकों की एक सेना किराए पर ले सकते हैं, और वह भी एक व्यापारी के लिए। मैं यह सोचने की हिम्मत नहीं करता कि वे एक राजकुमारी के लिए क्या मांग सकते हैं। उसके पीछे के दरवाजे के बंद होने से आवाजें शांत हो गईं। सर बोरोस ब्लाउंड चैम्बर के बाहर तैनात थे। उन्होंने किंग्स गार्ड का लंबा सफेद लबादा और कवच पहना हुआ था। उसने अपनी आंख के कोने से नेड को एक त्वरित जिज्ञासु नजर से देखा, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा। जब वह बेली को पार करके टॉवर ऑफ द हैंड में वापस आया तो दिन भारी और दमनकारी लग रहा था। वह हवा में बारिश के खतरे को महसूस कर सकता था। नेड ने इसका स्वागत किया होगा। इससे उसे थोड़ा कम अशुद्ध महसूस हो सकता था। जब वह अपने सौर पर पहुंचा तो उसने वेयन पूल को बुलाया। प्रबंधक तुरंत आया। आपने मुझे बुलाया है, मेरे स्वामी हैंड? अब हाथ नहीं, नेड ने उससे कहा। राजा और मेरे बीच झगड़ा हो गया है। हम विंटरफेल लौट रहे हैं। मैं तुरंत व्यवस्था करना शुरू कर दूंगा मेरे स्वामी। यात्रा के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए हमें पखवाड़े भर का समय चाहिए। हमारे पास पखवाड़े भर का समय नहीं हो सकता। हमारे पास एक दिन भी नहीं हो सकता। राजा ने मेरे सिर को एक कील पर देखने के बारे में कुछ कहा था। नेड ने भौहें सिकोड़ी। उसे सच में विश्वास नहीं था कि राजा उसे नुकसान पहुंचाएगा, रॉबर्ट को नहीं। वह अब गुस्से में था, लेकिन एक बार नेड सुरक्षित रूप से नजरों से ओझल हो गया। उसका गुस्सा हमेशा की तरह शांत हो गया। अचानक असहज रूप से उसने खुद को रेगर टारगेरियन को याद करते हुए पाया। 15 साल पहले मरा था, फिर भी रॉबर्ट उससे पहे की तरह ही नफरत करता था। यह एक परेशान करने वाला विचार था। और दूसरा मामला था कैटलिन और बॉने के साथ व्यापार, जिसके बारे में योरेन ने उसे कल रात चेतावनी दी थी। यह बात जल्द ही सामने आ जाएगी, सूर्योदय की तरह निश्चित। और राजा के इस तरह के काले गुस्से के साथ रॉबर्ट को शायद टायरियन लैनिस्टर की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन यह उसके गौरव को छू जाएगा। और कोई नहीं बता सकता था कि रानी क्या कर सकती है। यह सबसे सुरक्षित हो सकता है अगर मैं आगे चला गया, उसने पूल से कहा। मैं अपनी बेटियों और कुछ गार्डमैन को ले जाऊंगा। जब आप तैयार हों तो आप बाकी लोगों का अनुसरण कर सकते हैं। जॉरी को सूचित करें, लेकिन किसी और को न बताएं। और जब तक लड़कियां और मैं नहीं चले जाते तब तक कुछ भी न करें। महल आंखों और कानों से भरा है, और मैं चाहता हूं कि मेरी योजनाएं किसी को पता न चले। जैसा आप आदेश देते हैं मेरे प्रभु। जब वह चला गया, एडार्ड स्टार्क खिड़की के पास गया और सोच में पड़ गया। रॉबर्ट ने उसे कोई विकल्प नहीं छोड़ा था जो वह देख सकता था। उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए। विंटरफेल लौटना अच्छा होगा। उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। उसके बेटे वहां इंतजार कर रहे थे। शायद वह और कैटलिन मिलकर एक नया बेटा पैदा करें। जब वह वापस आए, वे अभी इतने बूढ़े नहीं हुए थे। और हाल ही में वह अक्सर खुद को बर्फ के सपने में रात में वुल्फ्सवुड की गहरी शांति के बारे में सोचता हुआ पाता था। और फिर भी छोड़ने के विचार से उसे गुस्सा भी आता था। अभी भी बहुत कुछ अधूरा था। रॉबर्ट और उसके लालची और चापलूसों की परिषद अगर अनियंत्रित छोड़ दी गई तो राज्य को भिखारी बना देगी, या इससे भी बदतर इसे लैनिस्टर्स को उनके रत्नों के भुगतान में बेच दें। और जॉन एरीन की मौत की सच्चाई अभी भी उसके सामने नहीं आई। ओह, उसे कुछ टुकड़े मिले थे जो उसे यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त थे कि जॉन की वास्तव में हत्या कर दी गई थी। लेकिन यह जंगल के फर्श पर एक जानवर के निशान से अधिक कुछ नहीं था। उसने अभी तक जानवर को नहीं देखा था, हालांकि उसे लगा कि वह वहां था, दुबका हुआ, छिपा हुआ, विश्वासघाती। उसे अचानक लगा कि वह समुद्र के रास्ते विंटरफेल लौट सकता है। नेड कोई नाविक नहीं था और आमतौर पर किंग्स रोड को पसंद करता, लेकिन अगर वह जहाज लेता तो वह ड्रैगनस्टोन पर रुक सकता था और स्टैनिस बैराथियोन से बात कर सकता था। पाइसेले ने एक कौवे को पानी के पार भेजा था, नेड के एक विनम्र पत्र के साथ, जिसमें लॉर्ड स्टैनिस से छोटी परिषद में अपनी सीट पर लौटने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन चुप्पी ने उसके संदेह को और गहरा कर दिया।
लॉर्ड स्टैनिस ने जॉन एरीन की जान लेने वाले रहस्य को साझा किया। वह इसके बारे में निश्चित था। वह सत्य जिसकी वह तलाश कर रहा था संभवतः हाउस टारगेरियन के प्राचीन द्वीप किले में उसका इंतजार कर रहा होगा। और जब वह तुम्हारे पास होगा तब क्या होगा? कुछ रहस्यों को छिपाकर रखना सुरक्षित होता है। कुछ रहस्य साझा करने के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्हें तुम प्यार करते हो और जिन पर तुम भरोसा करते हो। नेड ने वह खंजर खिसकाया जिसे कैटलिन ने उसकी बेल्ट पर म्यान से बाहर निकाला था। शैतान का चाकू बॉना ब्रैंड को क्यों मरना चाहेगा? उसे चुप कराने के लिए, निश्चित रूप से। एक और रहस्य या उसी जाल का एक अलग किनारा? क्या रॉबर्ट इसका हिस्सा हो सकता है? उसने ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन एक बार उसने यह भी नहीं सोचा होगा कि रॉबर्ट महिलाओं और बच्चों की हत्या का आदेश दे सकता है। कैटलिन ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की थी। तुम उस आदमी को जानते हो, उसने कहा था। राजा तुम्हारे लिए एक अजनबी है। जितनी जल्दी वह किंग्स लैंडिंग से निकल जाए उतना ही बेहतर होगा। अगर कल उत्तर की ओर जाने वाला कोई जहाज है तो उस पर होना अच्छा होगा। उसने फिर से वायोन पूल को बुलाया और उसे चुपचाप लेकिन जल्दी से पूछताछ करने के लिए डॉक पर भेज दिया। मेरे लिए एक तेज जहाज ढूंढो जिसका कप्तान कुशल हो, उसने स्टीवर्ड से कहा। मुझे इसके केबिनों के आकार या इसकी नियुक्तियों की गुणवत्ता की कोई परवाह नहीं है, जब तक यह तेज और सुरक्षित है। मैं तुरंत जाना चाहता हूं। पूल ने जैसे ही विदा ली, टॉमर्ड ने एक आगंतुक की घोषणा की। लॉर्ड बेलिश आपसे मिलने आए हैं महाशेष। महाशय? नेड ने उसे वापस भेजने का मन बनाया, लेकिन उसने बेहतर सोचा। वह अभी मुक्त नहीं हुआ था। जब तक वह मुक्त नहीं हो जाता, उसे उनके खेल खेलने चाहिए। उसे अंदर ले आओ, टॉम। लॉर्ड पीटर ने सूर्य की रोशनी में ऐसे कदम रखा जैसे उस सुबह कुछ भी गलत नहीं हुआ था। उन्होंने क्रीम और सिल्वर रंग का एक कटा हुआ मखमली डबलट, काले फॉक्स से सजा हुआ एक ग्रे रेशमी लबादा और अपनी आदतन मजाकिया मुस्कान पहनी हुई थी। नेड ने उसे ठंडे तरीके से अभिवादन किया। क्या मैं इस यात्रा का कारण पूछ सकता हूं, लॉर्ड बेलिश? मैं आपको ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगा। मैं लेडी टांडा के साथ भोजन करने जा रहा हूं। लैम्प्रे पाई और भुना हुआ सुअर। वह मेरी शादी अपनी छोटी बेटी से करवाने के बारे में सोच रही है, इसलिए उसकी मेज हमेशा हैरान करने वाली होती है। सच कहूं तो मैं सुअर से शादी करना पसंद करूंगा, लेकिन उसे मत बताना। मुझे लैम्प्रे पाई बहुत पसंद है। मुझे अपनी ईल से दूर मत रहने दो मेरे मालिक, नेड ने बर्फीले तिरस्कार के साथ कहा। इस समय मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जिसकी संगति मुझे तुमसे कम पसंद हो। ओह, मुझे यकीन है कि अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे तो तुम कुछ नामों के साथ आ सकते हो। वैरीज, कहो, सेरेसी या रॉबर्ट। महामहिम तुमसे सबसे ज्यादा नाराज हैं। आज सुबह तुम्हारे हमसे विदा लेने के बाद उन्होंने तुम्हारे बारे में काफी देर तक बातें की थीं। मुझे याद है कि इसमें अक्सर बदतमीजी और कृतज्ञता जैसे शब्द आए थे। नेड ने इसका जवाब नहीं दिया। न ही उसने अपने मेहमान को सीट दी, लेकिन लिटिल फिंगर ने फिर भी एक सीट ले ली। तुम्हारे चले जाने के बाद उन्हें फेसलेस मैन को काम पर न रखने के लिए राजी करना मेरे ऊपर छोड़ दिया गया था, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। इसके बजाय वैरिस चुपचाप यह बता देगी कि जो भी टारगेरियन लड़की में ऐसा करेगा, हम उसे लॉर्ड बना देंगे। सच कहा जाए तो मैंने तुम्हारे सम्मान की बातों से टारगेरियन लड़की का तुमसे ज्यादा भला किया है। किसी तानाशाह को उसे मारने की कोशिश करने दो, शायद वह इसे गड़बड़ कर देगा। और उसके बाद डोथराकी अपने पहरे पर होंगे। अगर हमने उसके पीछे एक फेसलेस मैन भेजा होता तो वह दफन हो जाती। नेड ने भौहें सिकोड़ी। तुम परिषद में बैठते हो और बदसूरत महिलाओं और स्टील के चुंबनों की बात करते हो, और अब तुम मुझसे यह विश्वास करने की उम्मीद करते हो कि तुमने लड़की की रक्षा करने की कोशिश की। तुम मुझे कितना बड़ा मूर्ख समझते हो। अच्छा, वास्तव में बहुत बड़ा मूर्ख, लिटिल फिंगर ने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हें हमेशा हत्या इतनी मजेदार लगती है, लॉर्ड बेलिश? मुझे हत्या नहीं मजेदार लगती, लॉर्ड स्टार्क। ये तुम हो। तुम सड़े हुए बर्फ पर नाचने वाले आदमी की तरह शासन करते हो। मैं हिम्मत करके कह सकता हूं कि तुम एक नेक काम करोगे। मुझे लगता है कि मैंने आज सुबह पहली दरार सुनी है। पहली और आखिरी, नेड ने कहा। मैं अपना पेट भर चुका हूं। आप विंटरफेल कब लौटने का इरादा रखते हैं मेरे महाराज? जितनी जल्दी हो सके।
आपको इससे क्या सरोकार है? कोई नहीं, लेकिन अगर संयोग से आप शाम तक यहां हो तो मुझे आपको इस वेश्यालय में ले जाने में खुशी होगी जिसे आपका आदमी जॉरी इतनी नाकामयाब तरीके से ढूंढ रहा है। लिटिल फिंगर मुस्कुराया। और मैं लेडी कैटलिन को भी नहीं बताऊंगा। मैरी कैटलिन, लेडी, आपको अपने आने की सूचना भेजनी चाहिए थी, सर डोनल वेनवुड ने उनसे कहा जब उनके घोड़े दर्रे पर चढ़ रहे थे। हमने एक अनुरक्षक भेजा होता। आपके जैसे छोटे समूह के लिए मुख्य सड़क पहले जितनी सुरक्षित नहीं है। हमें यह जानकर दुख हुआ, सर डोनल, कैटलिन ने कहा। कभी कभी उसे ऐसा लगता था मानो उसका दिल पत्थर हो गया। हमने पहले हमले में 3 लोगों को खो दिया और दूसरे में 2 और लैनिस्टर के सेवादार की मृत्यु बुखार से हुई जब उसके घाव सड़ गए। जब हमने आपके लोगों को आते सुना तो मुझे लगा कि हम निश्चित रूप से बर्बाद हो गए हैं। वे एक आखिरी हताश लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे, हाथ में ब्लेड और चट्टान की ओर पीठ करके। बोना अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था और कुछ तीखी हंसी मजाक कर रहा था जब ब्रॉन ने सवारों द्वारा उनके आगे ले जा रहे बैनर को देखा। हाउस एरिन का चांद और बाज आसमानी नीला और सफेद। कैटलिन ने इससे ज्यादा स्वागत योग्य दृश्य कभी नहीं देखा था। लॉर्ड जॉन के मरने के बाद से कबीले और भी साहसी हो गए हैं, सर डोनल ने कहा। वह 20 साल का एक तगड़ा नौजवान था, गंभीर और घरेलू, चौड़ी नाक और घने भूरे बालों वाला। अगर मेरा बस चले तो मैं 100 आदमियों को पहाड़ों में ले जाऊंगा, उन्हें किलों से उखाड़ फेंकूंगा और उन्हें कुछ तीखे सबक सिखाऊंगा, लेकिन आपकी बहन ने ऐसा करने से मना किया है। वह अपने शूरवीरों को हैंड के टूर्नामेंट में लड़ने की भी अनुमति नहीं देगी। वह चाहती है कि हमारी सारी तलवारें घर के पास ही रहें, घाटी की रक्षा के लिए। किससे? कोई निश्चित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं छायाएं। उसने उसे उत्सुकता से देखा, जैसे उसे अचानक याद आ गया हो कि वह कौन थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने बारी से बाहर नहीं बोला है, मेरी महिला। मेरा कोई इरादा नहीं था। स्पष्ट बातें मुझे बुरा नहीं लगती, सर डोनल। कैटलिन जानती थी कि उसकी बहन को किस बात का डर था। छायाएं न नहीं, लैनिस्टर्स, उसने खुद से सोचा। पीछे मुड़कर देखा जहां बोना ब्रॉन के बगल में सवार था। चिगेन के मरने के बाद से ही वे दोनों चोरों की तरह घुल मिल गए थे। छोटा आदमी उससे कहीं ज्यादा चालाक था जितना उसे पसंद था। जब वे पहाड़ों में घुसे थे तब वह उसका बंदी था, बंधा हुआ और असहाय। अब वह क्या था? उसका बंदी। फिर भी वह अपनी बेल्ट में एक खंजर और अपनी काठी पर एक कुल्हाड़ी बांधे हुए आगे बढ़ रहा था। उसने वह छायादार लबादा पहना हुआ था जिसे उसने गायक के साथ जुए में जीता था, और चेनमेल हॉबर्क जो उसने चिगेन की लाश से निकाला था। 2 दर्जन आदमी बौने और उसके बाकी फटेहाल दल शूरवीरों और उसकी बहन लिसा और जॉन एरिन के छोटे बेटे की सेवा में लगे सैनिकों के साथ थे। और फिर भी टायरियन ने डर का कोई संकेत नहीं दिया। क्या मैं गलत हो सकता हूं? कैटलिन ने सोचा। पहली बार नहीं। क्या वह ब्रैन और जॉन एरिन और बाकी सभी के लिए निर्दोष हो सकता है? और अगर वह था तो इससे वह क्या बन गई? उसे यहां लाने के लिए 6 लोगों की जान चली गई थी। दृढ़ निश्चयी उसने अपने संदेहों को दूर कर दिया। जब हम आपके किले में पहुंचेंगे तो मैं इसे विनम्रता पूर्वक लूंगा यदि आप तुरंत मास्टर कोलेमन को बुला सकें। सर रॉड्रिक अपने घावों से बुखार में है। एक से अधिक बार उसे डर था कि बहादुर बूढ़ा शूरवीर यात्रा में जीवित नहीं बचेगा। अंत में वह मुश्किल से अपने घोड़े पर बैठ पा रहा था और ब्रॉन ने उसे उसके भाग्य पर छोड़ देने का आग्रह किया था, लेकिन कैटलिन ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे काठी में बांध दिया था और उसने गायक मारेलियन को उस पर नजर रखने का आदेश दिया था। सर डोनल ने जवाब देने से पहले संकोच किया। लेडी लिसा ने मास्टर को हर समय आईडी में रहने का आदेश दिया है ताकि लॉर्ड रॉबर्ट की देखभाल की जा सके, उन्होंने कहा। हमारे पास गेट पर एक सेप्टन है जो हमारे घायलों की देखभाल करता है। वह आपके आदमी के घावों को देख सकता है। कैटलिन को सेप्टन की प्रार्थनाओं की तुलना में मास्टर की शिक्षा पर अधिक विश्वास था। वह इतना ही कहने वाली थी जब उसने आगे की लड़ाई देखी। उनके दोनों ओर पहाड़ों के पत्थरों में बनी लंबी लंबी परकोटे, जहां दर्रा सिकुड़कर एक संकरी घाटी में तब्दील हो गया था, जो 4 लोगों के एक साथ सवारी करने के लिए भी पर्याप्त चौड़ा नहीं था। वहां चट्टानी ढलानों पर 2 वॉच टावर बने हुए थे।
जो सड़क के ऊपर धनुषाकार रूप से बने पुराने भूरे पत्थरों से बने एक ढके हुए पुल से जुड़े हुए थे। टावर, किनारों और पुल में तीर के निशानों से खामोश चेहरे देख रहे थे। जब वे लगभग शिखर पर चढ़ गए तो एक शूरवीर उनसे मिलने के लिए निकला। उसका घोड़ा और उसका कवच भूरे रंग के थे, लेकिन उसका लबादा रिवररन का लहराता नीला लाल था, और एक चमकदार काली मछली जो सोने और ऑब्सीडियन से बनी थी उसके कंधे पर अपनी तहें टिकाए हुए थी। खूनी गेट से कौन गुजरेगा? उसने पुकारा। सर डोनेल वेनवुड, लेडी कैटलिन स्टार्क और उनके साथियों के साथ, युवा शूरवीर ने उत्तर दिया। गेट के शूरवीर ने अपना छज्जा उठाया। मुझे लगा कि महिला जानी पहचानी लग रही है। तुम घर से बहुत दूर हो छोटी बिल्ली। और तुम चाचा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बावजूद इसके कि वह सब कुछ झेल चुकी थी। उस कर्कश धुएंदार आवाज को सुनकर वह फिर से 20 साल पीछे चली गई, अपने बचपन के दिनों में। मेरा घर मेरी पीठ पर है, उसने कर्कश स्वर में कहा। तुम्हारा घर मेरे दिल में है, कैटलिन ने उससे कहा। अपना हेलमेट उतारो, मैं फिर से तुम्हारे चेहरे को देखूंगी। मुझे डर है कि सालों ने इसमें कोई सुधार नहीं किया है, ब्रैंडन टूली ने कहा। लेकिन जब उसने पतवार से हाथ हटाया तो कैटलिन ने देखा कि वह झूठ बोल रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां और झुर्रियां थीं, और समय ने उसके बालों से भूरापन चुरा लिया था और उसे केवल भूरा छोड़ दिया था। लेकिन मुस्कान वही थी, और घनी भौहें कैटरपिलर की तरह मोटी थीं, और उसकी गहरी नीली आंखों में हंसी थी। क्या लिसा को पता था कि तुम आ रहे हो? पहले से संदेश भेजने का समय नहीं था, कैटलिन ने उससे कहा। बाकी लोग उसके पीछे आ रहे थे। मुझे डर है कि हम तूफान से पहले ही निकल जाएंगे अंकल। क्या हम घाटी में प्रवेश कर सकते हैं? सर डोनल ने पूछा। वेनवुड्स हमेशा समारोह के लिए तैयार रहते थे। रॉबर्ट एरन, लॉर्ड ऑफ द आयरी, डिफेंडर ऑफ द बैंटू वैली, ट्रू वार्डन ऑफ ईस्ट के नाम पर मैं आपको स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का आदेश देता हूं और आपसे शांति बनाए रखने का आग्रह करता हूं, सर ब्रांडन ने उत्तर दिया। आइए। और इसलिए वह उसके पीछे पीछे खूनी गेट की छाया में चली गई, जहां नायकों के युग में एक दर्जन सेनाएं खुद को टुकड़े टुकड़े कर चुकी थीं। पत्थर के कामों के दूर किनारे पर पहाड़ अचानक हरे भरे खेतों, नीले आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ों के दृश्य पर खुल गए, जिसने उसकी सांस रोक ली। एरन की घाटी सुबह की रोशनी में नहा रही थी। यह उनके सामने धुंध भरे पूर्व में फैली हुई थी, समृद्ध काली मिट्टी, चौड़ी धीमी गति से बहने वाली नदियां और सैकड़ों छोटी झीलें जो सूरज की रोशनी में दर्पण की तरह चमकती थीं, जो चारों ओर से अपनी आश्रय देने वाली चोटियों से सुरक्षित थीं। इसके खेतों में गेहूं, मक्का और जौ उगते थे, और यहां तक कि हाई गार्डन में भी कद्दू यहां से बड़े नहीं थे और न ही फल यहां से ज्यादा मीठे थे। वे घाटी के पश्चिमी छोर पर खड़े थे, जहां ऊंची सड़क आखिरी दर्रे पर पहुंचती थी और 2 मील नीचे की निचली भूमि की ओर अपनी घुमावदार ढलान शुरू करती थी। यहां घाटी संकरी थी, आधे दिन से ज्यादा की सवारी नहीं, और उत्तरी पहाड़ इतने नजदीक लगते थे कि कैटलिन लगभग पहुंचकर उन्हें छू सकती थी। उन सब के ऊपर विशालकाय लांस नामक दांतेदार चोटी थी, एक ऐसा पहाड़ जिसकी ओर पहाड़ भी देखते थे। इसका सिर घाटी के तल से 3.5 मील ऊपर बर्फीले कोहरे में खो गया था। इसके विशाल पश्चिमी कंधे पर एलिसा के आंसुओं की भूतिया धारा बह रही थी। इतनी दूरी से भी कैटलिन उस चमकते चांदी के धागे को देख सकती थी जो काले पत्थर के खिलाफ चमक रहा था। जब उसके चाचा ने देखा कि वह रुक गई है तो उन्होंने अपना घोड़ा पास ले जाकर इशारा किया। वह वहां है, एलिसा के आंसुओं के पास। यहां से आप बस कभी कभी सफेद रंग की चमक देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें और सूरज की रोशनी दीवारों पर ठीक से पड़ रही हो। 7 मीनारें, नेड ने उसे बताया था, जैसे आसमान के पेट में सफेद खंजर घुसे हों, इतनी ऊंची कि आप परकोटे पर खड़े होकर बादलों को देख सकते हैं। कितनी लंबी सवारी है? उसने पूछा। हम शाम तक पहाड़ पर पहुंच सकते हैं, चाचा ब्रांडन ने कहा, लेकिन चढ़ाई में 1 और दिन लगेगा। सर रॉड्रिक कैसल पीछे से बोले। मेरी महिला, उन्होंने कहा, मुझे डर है कि मैं आज और आगे नहीं जा पाऊंगा। उसका चेहरा उसकी फटी हुई नई नई उगी मूंछों के नीचे लटक रहा था, और वह इतना थका हुआ लग रहा था। मेरे चाचा मुझे आयरी तक का बाकी रास्ता दिखाएंगे।
लैनिस्टर को मेरे साथ आना चाहिए, लेकिन कोई कारण नहीं है कि आप और अन्य लोग यहां आराम न करें और अपनी ताकत वापस न लें। हमें उन्हें अतिथि के रूप में पाकर सम्मानित महसूस होगा, सर डोनल ने युवा की तरह गंभीर शिष्टाचार के साथ कहा। सर रॉड्रिक के अलावा केवल ब्रॉन, सर विलिस वॉर्ड और गायक मारेलियन ही उस समूह में बचे थे जो चौराहे से सराय से उसके साथ सवार होकर आए थे। मेरी महिला, मारेलियन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे आईडी तक आपके साथ चलने दें ताकि मैं कहानी का अंत देख सकूं, जैसा कि मैंने इसकी शुरुआत देखी थी। लड़का थका हुआ लग रहा था, फिर भी अजीब तरह से दृढ़ निश्चयी। उसकी आंखों में बुखार जैसी चमक थी। कैटलिन ने गायक को कभी भी उनके साथ चलने के लिए नहीं कहा था। यह चुनाव उसने खुद किया था और वह कैसे यात्रा में बच गया जब इतने सारे बहादुर लोग उनके पीछे मृत और बिना दफन पड़े थे, वह कभी नहीं बता सकती थी। फिर भी वह यहां था, दाढ़ी के एक झुंड के साथ, जो उसे लगभग एक आदमी जैसा बना रहा था। शायद वह इतनी दूर तक आने के लिए उसका कुछ एहसानमंद थी। बहुत अच्छा, उसने उससे कहा। मैं भी आऊंगा, ब्रॉन ने घोषणा की। उसे यह कम पसंद आया। ब्रॉन के बिना वह कभी घाटी तक नहीं पहुंच पाती। वह जानती थी भाड़े का सैनिक सबसे भयंकर योद्धा था जैसा उसने कभी देखा था, और उसकी तलवार ने उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद की थी। फिर भी इन सब के बावजूद कैटलिन उस आदमी को नापसंद करती थी। उसके पास साहस और ताकत थी, लेकिन उसमें कोई दया नहीं थी और थोड़ी सी वफादारी थी। और उसने उसे लैनिस्टर के बगल में बहुत बार सवारी करते, धीमी आवाज में बात करते और किसी निजी मजाक पर हंसते हुए देखा था। वह उसे अभी और यहीं बौने से अलग करना पसंद करती, लेकिन इस बात पर सहमत होने के बाद कि मारेलियन आईडी में जारी रह सकता है, वह ब्रॉन को उसी अधिकार से वंचित करने का कोई शालीन तरीका नहीं देख सकती थी। जैसा आप चाहें, उसने कहा, हालांकि उसने देखा कि उसने वास्तव में उसकी अनुमति नहीं मांगी थी। सर विलिस वॉर्ड सर रॉड्रिक के साथ रहे, एक मृदुभाषी सेप्टन जो उनके घावों पर झल्लाहट कर रहा था। उनके घोड़े भी पीछे रह गए, बेचारे फटेहाल घोड़े। सर डोनेल ने वादा किया था कि वे पक्षियों को आयरी और चंद्रमा के द्वारों पर भेजकर उनके आने की सूचना देंगे। अस्तबल से नए घोड़े लाए गए, पक्के पैरों वाले पहाड़ी घोड़े, झबरा कोट पहने हुए, और 1 घंटे के भीतर वे एक बार फिर चल पड़े। घाटी की तलहटी में उतरते समय कैटलिन अपने चाचा के साथ सवार थी। पीछे ब्रॉन, टायरियन लैनिस्टर, मैरिलियन और ब्रांडन के 6 आदमी थे। जब तक वे पहाड़ी रास्ते से नीचे 1/3 रास्ता तय नहीं कर लेते, दूसरों की सुनने की सीमा से दूर, तब तक ब्रांडन टूली ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तो बच्ची, मुझे अपने इस तूफान के बारे में बताओ। मैं कई सालों से बच्ची नहीं रही चाचा, कैटलिन ने कहा, लेकिन फिर भी उसने उसे बता दिया। यह सब बताने में उसे जितना समय लगा, उससे कहीं ज्यादा समय लगा। लिसा का पत्र और ब्रैन का गिरना, हत्यारे का खंजर और लिटिल फिंगर, और चौराहे की सराय में टायरियन लैनिस्टर से उसकी आकस्मिक मुलाकात। उसके चाचा चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में भारी भौहें थीं और उनका गुस्सा गहरा होता जा रहा था। ब्रांडन टूली हमेशा से जानती थी कि कैसे सुनना है, अपने पिता के अलावा किसी की भी। वह लॉर्ड होस्टर का भाई था जो उससे 5 साल छोटा था, लेकिन उन दोनों के बीच तब से युद्ध चल रहा था जब तक कैटलिन को याद है। उनके एक जोरदार झगड़े के दौरान, जब कैटलिन 8 साल की थी, लॉर्ड होस्टर ने ब्रांडन को टुल्ली झुंड का काला बकरा कहा था। हंसते हुए ब्रांडन ने बताया था कि उनके घर का प्रतीक एक उछलती ट्राउट थी, इसलिए उसे काली बकरी की बजाय एक काली मछली होना चाहिए, और उस दिन से उसने इसे अपना व्यक्तिगत प्रतीक मान लिया था। युद्ध उस दिन तक समाप्त नहीं हुआ था जब तक कि वह और लिसा की शादी नहीं हो गई थी। यह उनकी शादी की दावत थी, जब ब्रांडन ने अपने भाई से कहा कि वह लिसा और उसके नए पति आईडी के भगवान की सेवा करने के लिए रिवररन छोड़ रहा है। लॉर्ड होस्टर ने अपने भाई का नाम तब से नहीं लिया था, फिर भी कैटलिन के लड़कपन के उन सभी वर्षों के दौरान यह ब्लैकफिश ब्रांडन ही थी जिसके पास लॉर्ड होस्टर के बच्चे अपने आंसुओं और अपनी कहानियों के साथ दौड़े थे, जब पिता बहुत व्यस्त थे और मां बहुत बीमार थी। कैटलिन, लिसा, एडम्योर और हां, यहां तक कि पीटर बेलिश, उनके पिता का वार्ड, उसने उन सभी की बातें धैर्यपूर्वक सुनी थी, जैसा कि वह अब सुन रहा था।
उनकी जीत पर हंस रहा था और उनके बचपन के दुर्भाग्य के साथ सहानुभूति रख रहा था। जब उसकी बात खत्म हो गई तो उसके चाचा काफी देर तक चुप रहे, क्योंकि उनका घोड़ा खड़ी पथरीली पगडंडी पर चल रहा था। तुम्हारे पिता को बताया जाना चाहिए, उन्होंने अंत में कहा। यदि लैनिस्टर्स को मार्च करना चाहिए तो विंटरफेल दूर है और घाटी अपने पहाड़ों के पीछे दीवार से घिरी हुई है, लेकिन रिवररन उनके रास्ते में है। नेड ने अपने बैनरमैन को उत्तर की सुरक्षा तैयार करने के लिए जो आदेश दिए थे वे उसे याद दिलाते हैं। घाटी में क्या माहौल है, उसने पूछा। गुस्सा, ब्रांडन टूली ने स्वीकार किया। लॉर्ड जॉन को बहुत प्यार किया जाता था और अपमान को बहुत गहराई से महसूस किया गया जब राजा ने जैमे लैनिस्टर को उस पद पर नियुक्त किया जो एरिन ने लगभग 300 वर्षों तक संभाला था। लिसा ने हमें अपने बेटे को पूर्व का सच्चा रक्षक कहने का आदेश दिया है, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। नहीं आपकी बहन अकेली है जो हैंड की मौत के तरीके पर आश्चर्य कर रही है। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि जॉन की हत्या की गई थी। खुलेआम नहीं, लेकिन शक की छाया लंबी होती है। उसने कैटलिन को देखा, उसका मुंह बंद था। और लड़का है। लड़का? उसका क्या? उसने अपना सिर झुका लिया क्योंकि वे एक चट्टान के नीचे से गुजरे और एक तीखे मोड़ के आसपास उसके चाचा की आवाज़ परेशान थी। लॉर्ड रॉबर्ट, उन्होंने आह भरी। 6 साल का, बीमार, और अगर आप उसकी गुड़िया छीन लेंगे तो रोने लगेगा। जॉन एरिन का सच्चा उत्तराधिकारी, सभी देवताओं की कसम। फिर भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि वह अपने पिता की सीट पर बैठने के लिए बहुत कमजोर है। नेस्टर रॉयस पिछले 14 वर्षों से हाई स्टीवर्ड्स रहे हैं, जबकि लॉर्ड जॉन ने किंग्स लैंडिंग में सेवा की थी। और कई लोग कानाफूसी करते हैं कि उन्हें तब तक शासन करना चाहिए जब तक कि लड़का वयस्क नहीं हो जाता। दूसरों का मानना है कि लिसा को फिर से शादी करनी चाहिए और जल्द ही। लिसा अभी भी युवा थी और माउंटेन और वेले के राज्य ने एक सुंदर शादी का उपहार दिया। क्या लिसा दूसरा पति लेगी? वह हाँ कहती है, बशर्ते उसे कोई ऐसा आदमी मिले जो उसके अनुकूल हो, ब्रायन टूली ने कहा। लेकिन वह पहले ही लॉर्ड नेस्टर और 1 दर्जन अन्य उपयुक्त पुरुषों को अस्वीकार कर चुकी है। वह कसम खाती है कि इस बार वह अपने लॉर्ड पति को चुनेगी। आप सभी लोगों में से शायद ही उसे सोचिस इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं। सर ब्रांडन ने नाक भौं सिकोड़ी। न ही मैं, लेकिन मुझे लगता है कि लिसा केवल प्रणय निवेदन कर रही है। उसे यह खेल पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बहन तब तक खुद पर शासन करने का इरादा रखती है जब तक कि उसका लड़का इतना बड़ा न हो जाए कि वह नाम के साथ साथ सच्चाई से भी आईडी का स्वामी बन जाए। एक महिला एक पुरुष की तरह ही बुद्धिमानी से शासन कर सकती है, कैटलिन ने कहा। सही महिला ऐसा कर सकती है, उसके चाचा ने एक तरफ से नजर डालते हुए कहा। कोई गलती न करें, कैट। लिसा तुम नहीं हो। वह एक पल के लिए झिझका। सच कहा जाए तो मुझे डर है कि आपको अपनी बहन उतनी मददगार नहीं लगेगी जितनी आप चाहती हैं। वह हैरान थी। क्या मतलब है तुम्हारा? लिसा जो किंग्स लैंडिंग से वापस आई है, वह वही लड़की नहीं है जो अपने पति के हैंड नाम से दक्षिण चली गई थी। उसके लिए वे साल मुश्किल भरे थे। तुम्हें पता होना चाहिए, लॉर्ड एरिन एक कर्तव्यनिष्ठ पति थे, लेकिन उनकी शादी जुनून से नहीं, राजनीति से बनी थी, जैसा कि मेरा अपना था। उनकी शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन तुम्हारा अंत तुम्हारी बहन से ज्यादा खुशनुमा रहा है। 2 बच्चे मरे हुए पैदा हुए, 2 गुने गर्भपात हुए, लॉर्ड एरिन की मौत। कैटलिन, देवताओं ने लिसा को केवल एक बच्चा दिया था और वह तुम्हारी बहन के लिए अब सिर्फ उसी एक बच्चा है, बेचारा लड़का। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे लैनिस्टर्स को सौंपे जाने के बजाय भाग गई। तुम्हारी बहन डरी हुई है बच्चे, और लैनिस्टर्स ही हैं जिनसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। वह रात में चोर की तरह रेड कीप से भागकर घाटी की ओर भागी, और वह सब अपने बेटे को शेर के मुंह से छीनने के लिए। और अब तुम शेर को उसके दरवाजे पर ले आए हो, जंजीरों में, कैटलिन ने कहा। उसके दाहिनी ओर एक दरार उभरी जो अंधेरे में गिर रही थी। उसने अपने घोड़े की लगाम कसी और सावधानी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। ओह, उसके चाचा ने पीछे देखा, जहां टायरियन लैनिस्टर उनके पीछे धीरे धीरे उतर रहा था। मुझे उसकी काठी पर एक कुल्हाड़ी,
उसकी बेल्ट पर एक तलवार और एक भाड़े की तलवार दिखाई दे रही है जो भूखी छाया की तरह उसके पीछे पीछे चल रही है। जंजीरें कहाँ हैं प्यारी वाली? कैटलिन अपनी सीट पर बेचैनी से हिली। बोना यहाँ है और अपनी मर्जी से नहीं। जंजीर हो या न हो वह मेरा कैदी है। लिसा चाहेगी कि वह अपने अपराधों के लिए मुझसे कम जवाब न दे। यह उसके अपने प्रभुपति थे जिनकी हत्या लैनिस्टर्स ने की थी और उनके अपने पत्र ने ही हमें पहली बार उनके खिलाफ चेतावनी दी थी। ब्रायंडन ब्लैकफिश ने उसे एक थकी हुई मुस्कान दी। मुझे आशा है कि तुम सही हो बच्ची, उसने आह भरी, ऐसे स्वर में जो बता रहा था कि वह गलत थी। जब तक ढलान उनके घोड़ों के खुरों के नीचे समतल होने लगी, तब तक सूरज पश्चिम की ओर काफी दूर जा चुका था। सड़क चौड़ी हो गई और सीधी हो गई और पहली बार कैटलिन ने जंगली फूलों और घासों को उगते देखा। एक बार जब वे घाटी के तल पर पहुंचे, आने तो चलना तेज हो गया ऊपर हाउस एरन का चांद और बाज, और उसके नीचे उसकी अपनी काली मछली। छोटे घरों से खेत की गाड़ियां और व्यापारियों की गाड़ियां और सवार उन्हें जाने देने के लिए एक तरफ हट गए। फिर भी वे विशालकाय लांस के पैर में खड़े मजबूत महल तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। इसकी प्राचीर के ऊपर मशालें टिमटिमा रही थीं और सींग वाला चांद इसकी खाई के काले पानी पर नाच रहा था। ड्रॉब्रिज ऊपर था और पोर्टकुलिस नीचे था, लेकिन कैटलिन ने गेट हाउस में जलती हुई रोशनी और उससे आगे चौकोर टावरों की खिड़कियों से छलकती हुई रोशनी देखी। चांद के द्वार, उसके चाचा ने कहा जब पार्टी ने लगाम खींची। उनके ध्वजवाहक ने गेट हाउस में पुरुषों का अभिवादन करने के लिए खाई के किनारे तक दौड़ लगाई। लॉर्ड नेस्टर की सीट, उन्हें हमारा इंतजार करना चाहिए। ऊपर देखो। कैटलिन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, ऊपर और ऊपर और ऊपर। सबसे पहले उसने केवल पत्थर और पेड़ देखे, रात में लिपटा हुआ विशाल पर्वत का विशाल द्रव्यमान, बिना तारों वाले आकाश की तरह काला। फिर उसने दूर की आग की चमक को देखा जो उनके ऊपर थी। पहाड़ की खड़ी ढलान पर बना एक टावर जिसकी रोशनी ऊपर से नीचे की ओर घूर रही थी। उसके ऊपर एक और टावर था जो अधिक ऊंचा और अधिक दूर था, और उससे भी अधिक ऊंचा एक तीसरा टावर था जो आकाश में टिमटिमाती चिंगारी से अधिक नहीं था। और अंत में जहां बाज उड़ रहे थे, चांदनी में एक सफेद चमक। जब वह ऊपर की ओर, बहुत ऊपर पीली मीनारों को देखती रही तो उसे चक्कर आ गया। द आयरी, उसने मारिलियन को विस्मय में बड़बड़ाते हुए सुना। टायरियन लैनिस्टर की तीखी आवाज बीच में आई। एरिन को कंपनी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। यदि आप हमें अंधेरे में उस पहाड़ पर चढ़ने की योजना बना रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे यहीं मार दें। हम यहां रात बिताएंगे और कल चढ़ाई करेंगे, ब्रायंडन ने उससे कहा। मैं मुश्किल से इंतजार कर सकता हूं, बोने ने जवाब दिया। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? मुझे बकरियों की सवारी करने का कोई अनुभव नहीं है। खच्चर, ब्रायंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। कैटलिन ने कहा, पहाड़ में सीढ़ियां खुदी हुई हैं। नेड ने रॉबर्ट बैराथियन और जॉन एरीन के साथ यहां अपनी युवावस्था के बारे में बात करते समय उन्हें उनके बारे में बताया था। उसके चाचा ने सिर हिलाया। उन्हें देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन सीढ़ियां वहां हैं। घोड़ों के लिए बहुत खड़ी और संकरी, लेकिन खच्चर उन्हें अधिकांश रास्ता तय कर सकते हैं। मार्ग की रक्षा 3 विकैसल, स्टोन और स्नो और स्काई द्वारा की जाती है। खच्चर हमें स्काई तक ले जाएंगे। टायरियन लैनिस्टर ने संदेह से देखा। और उससे आगे? ब्रायंडन मुस्कुराया। उससे आगे रास्ता खच्चरों के लिए भी बहुत खड़ी है। हम बाकी रास्ता पैदल चढ़ते हैं, या शायद आप एक टोकरी की सवारी करना पसंद करते हैं। आईडी सीधे स्काई के ऊपर पहाड़ से चिपकी हुई है और इसके तहखानों में नीचे से आपूर्ति खींचने के लिए लंबी लोहे की जंजीरों के साथ 6 बड़ी चरखी हैं। यदि आप चाहें तो मेरे लैनिस्टर के स्वामी, मैं आपके लिए रोटी और बियर और सेब के साथ सवारी करने की व्यवस्था कर सकता हूं। बोने ने हंसी की भौंक दी। काश मैं एक कद्दू होता, उसने कहा। हम लैनिस्टर्स में एक निश्चित गर्व है। गर्व? कैटलिन ने झपट्टा मारा। उसके मजाकिया लहजे और सहज व्यवहार ने उसे गुस्सा दिला दिया। अहंकार? कुछ लोग इसे कह सकते हैं। अहंकार और लोभ और सत्ता की लालसा। मेरा भाई निस्संदेह अभिमानी है, टायरियन लैनिस्टर ने उत्तर दिया। मेरे पिता लोभ की आत्मा है और मेरी प्यारी बहन सेरसी हर जागती सांस के साथ सत्ता की लालसा करती है।
हालांकि मैं एक छोटे मेमने की तरह मासूम हूं। क्या मैं तुम्हारे लिए रोऊं? वह मुस्कुराया। उसके जवाब देने से पहले ही ड्रॉब्रिज चरमरा कर नीचे आ गया और उन्होंने पोर्टकुलिस को खींचते समय तेल से सनी जंजीरों की आवाज सुनी। आदमियों ने अपना रास्ता रोशन करने के लिए जलती हुई लड़ियां निकाली। वह एक विशालकाय बैरल छाती वाला आदमी था और उसका धनुष अनाड़ी था। कैटलिन उसके सामने खड़ी होने के लिए घोड़े से उतरी। लॉर्ड नेस्टर, उसने कहा। वह उस आदमी को केवल प्रतिष्ठा से जानती थी, ब्रॉन्ज योहन का चचेरा भाई, हाउस रॉयस की एक छोटी शाखा से, फिर भी अपने आप में एक दुर्जय राजा। हमने एक लंबी और थकाऊ यात्रा की है। अगर मैं कर सकता तो मैं आज रात आपकी छत का आतिथ्य भीख मांगता। मेरी छत आपकी है मेरी महिला, लॉर्ड नेस्टर ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। लेकिन आपकी बहन लेडी लिसा ने आयरी से संदेश भेजा है। वह आपको तुरंत देखना चाहती है। आपकी पार्टी के बाकी लोगों को यहां ठहराया जाएगा और सुबह होते ही भेज दिया जाएगा। उसके चाचा ने अपना घोड़ा उतार दिया। यह क्या पागलपन है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। ब्रायन डेन टुल्ली कभी भी अपने शब्दों की धार को कुंद करने वाला आदमी नहीं था। रात की चढ़ाई जब चांद भी पूरा नहीं हुआ है, लिसा को भी पता होना चाहिए कि यह टूटी हुई गर्दन को निमंत्रण है। खच्चर रास्ता जानते हैं सर ब्रिंडन। 17 या 18 साल की एक दुबली पतली लड़की लॉर्ड नेस्टर के पास आई। उसके काले बाल छोटे और सीधे उसके सिर के चारों ओर कटे हुए थे और उसने घुड़सवारी के चमड़े और चांदी के रिंगमेल की एक हल्की शर्ट पहनी हुई थी। उसने कैटलिन को अपने स्वामी से ज्यादा शालीनता से प्रणाम किया। मैं तुमसे वादा करता हूं मेरी महिला, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें ऊपर ले जाना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैंने सैकड़ों बार अंधेरी चढ़ाई की है। माइकेल कहती है कि मेरे पिता बकरी रहे होंगे। वह इतनी घमंडी लग रही थी कि कैटलिन को मुस्कुराना पड़ा। क्या तुम्हारा कोई नाम है बच्ची? माया स्टोन, अगर तुम्हें अच्छा लगे मेरी लेडी, लड़की ने कहा। यह उसे अच्छा नहीं लगा। कैटलिन के लिए अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना एक प्रयास था। स्टोन घाटी में कमीने का नाम था, जैसे उत्तर में स्नो था और हाई गार्डन में फ्लावर्स। 7 राज्यों में से प्रत्येक में रिवाज ने बिना नाम के पैदा हुए बच्चों के लिए एक उपनाम बनाया था। कैटलिन को इस लड़की से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अचानक वह दीवार पर नेड के कमीने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई और इस विचार ने उसे एक साथ क्रोधित और दोषी बना दिया। वह जवाब देने के लिए शब्द खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। लॉर्ड नेस्टर ने खामोशी को भर दिया। माया एक चतुर लड़की है और अगर वह कसम खाती है कि वह तुम्हें लेडी लिसा के पास सुरक्षित पहुंचा देगी, तो मुझे उस पर विश्वास है। उसने मुझे अभी तक निराश नहीं किया है। तो मैं खुद को तुम्हारे हाथों में सौंपती हूं माया स्टोन, कैटलिन ने कहा। लॉर्ड नेस्टर, मैं आपको मेरे कैदी पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश देता हूं और मैं आपको कैदी को भूख से मरने से पहले 1 कप वाइन और एक अच्छी तरह से कुरकुरा कैपोन लाने का आदेश देता हूं, लैनिस्टर ने कहा। एक लड़की भी अच्छी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे यह मांगना बहुत ज्यादा है। भाड़े का सिपाही ब्रॉन जोर से हंसा। लॉर्ड नेस्टर ने मजाक को अनदेखा किया। जैसा आप कहती हैं मेरी महिला, वैसा ही किया जाएगा। तभी उसने बौने की ओर देखा। हमारे लैनिस्टर के स्वामी को एक टॉवर सेल में देखें और उसके लिए मांस और मीड लाइन। कैटलिन ने अपने चाचा और अन्य लोगों से विदा ली, क्योंकि टायरियन लैनिस्टर को ले जाया गया। फिर महल के माध्यम से कमीने लड़की का पीछा किया। ऊपरी बेली में 2 खच्चर काठी और तैयार इंतजार कर रहे थे। आगे चीड़ और स्प्रूस का घना जंगल था और पहाड़ काली दीवार की तरह था, लेकिन सीढ़ियां वहां थीं। चट्टान में गहराई तक तराशी गई थीं, आसमान की ओर उठती हुई। कुछ लोगों को अपनी आंखें बंद करने में आसानी होती है। माया ने खच्चरों को गेट से अंधेरे जंगल में ले जाते हुए कहा। जब वे डर जाते हैं या चक्कर खाते हैं, तो कभी कभी वे खच्चर को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं है। मैं टुल्ली के रूप में पैदा हुई और स्टार्क से शादी की, कैटलिन ने कहा। मैं आसानी से नहीं डरती। क्या तुम मशाल जलाने की योजना बना रही हो? सीढ़ियां काली थीं। लड़की ने चेहरा बनाया। मशालें तुम्हें अंधा कर देती हैं। इस तरह की साफ रात में चांद और तारे ही काफी होते हैं। माइकल कहती है कि मेरी आंखें उल्लू की हैं।
वह सवार हुई और अपने खच्चर को पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया। कैटलिन का जानवर अपने आप ही उसके पीछे चला गया। तुमने पहले माइकल का जिक्र किया था, कैटलिन ने कहा। खच्चरों ने धीमी लेकिन स्थिर गति से चलना शुरू कर दिया। वह इससे पूरी तरह संतुष्ट थी। माइकल मेरा प्यार है, माया ने समझाया। माइकल रेडफोर्ड, वह सर लिन कॉर्ब्रे का अनुचर है। हम उसके नाइट बनते ही शादी कर लेंगे, अगले साल या उसके बाद। वह बिल्कुल सैनसा जैसी लग रही थी, अपने सपनों के साथ बहुत खुश और मासूम। कैटलिन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में उदासी भी थी। रेडफोर्ड घाटी में एक पुराना नाम था। वह जानती थी, उनकी रगों में फर्स्ट मैन का खून था। वह शायद उसका प्यार हो, लेकिन कोई भी रेडफोर्ड कभी भी किसी कमीने से शादी नहीं करेगा। उसका परिवार उसके लिए एक अधिक उपयुक्त वर की व्यवस्था करेगा, कॉरब्रे या वेनवुड या रॉयस, या शायद घाटी के बाहर किसी बड़े घराने की बेटी। अगर माइकल रेडफोर्ड इस लड़की के साथ सोता भी है तो यह गलत होगा। चढ़ाई कैटलिन की उम्मीद से कहीं अधिक आसान थी। पेड़ एक दूसरे से सटे हुए थे, रास्ते पर झुके हुए थे, जिससे एक सरसराहट वाली हरी छत बन गई थी जो चांद को भी नहीं दिखा पा रही थी। इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे वे एक लंबी काली सुरंग में जा रहे हों। लेकिन खच्चर पक्के और अथक थे, और माया स्टोन वास्तव में रात की आंखों से धन्य लग रही थी। वे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, पहाड़ के चेहरे पर आगे पीछे घूमते हुए, जैसे जैसे सीढ़ियां मुड़ती और मुड़ती गईं। गिरी हुई सुइयों की एक मोटी परत रास्ते को कालीन बना रही थी, इसलिए उनके खच्चरों के जूतों से चट्टान पर केवल सबसे हल्की आवाज आ रही थी। शांति ने उसे सुकून दिया, और कोमल झूलने की हरकत ने कैटलिन को अपनी काठी में झूमने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में वह नींद से लड़ने लगी। शायद वह एक पल के लिए झपकी भी ले रही थी, क्योंकि अचानक एक बहुत बड़ा लोहे का गेट उनके सामने आ गया था। पत्थर, माया ने खुशी से घोषणा की, उतरते हुए। दुर्जय पत्थर की दीवारों के शीर्ष पर लोहे की कीलें लगाई गई थीं, और दो मोटे गोल टॉवर किले के ऊपर थे। माया की आवाज इस पर गेट खुल गया। अंदर वेकेसल की कमान संभालने वाले मोटे शूरवीर ने माया का नाम लेकर अभिवादन किया और उन्हें जले हुए मांस और प्याज के कटार दिए जो अभी भी थूक से गर्म थे। कैटलिन को एहसास नहीं था कि वह कितनी भूखी थी। वह यार्ड में खड़ी होकर खाना खा रही थी, जबकि अस्तबल के कर्मचारी अपनी काठी को ताजे खच्चरों पर ले जा रहे थे। गर्म रस उसकी ठुड्डी से बहकर उसके लबादे पर टपक रहा था, लेकिन वह इतनी भूखी थी कि उसे परवाह नहीं थी। फिर वह एक नए खच्चर पर चढ़ी और फिर से तारों की रोशनी में बाहर निकल गई। चढ़ाई का दूसरा भाग कैटलिन को ज्यादा खतरनाक लगा। रास्ता ज्यादा खड़ी थी, सीढ़ियां ज्यादा घिसी हुई थीं, और यहां वहां कंकड़ और टूटे हुए पत्थर बिखरे हुए थे। माया को गिरे हुए पत्थरों को उनके रास्ते से हटाने के लिए आधा दर्जन बार उतरना पड़ा। आप नहीं चाहेंगे कि आपके खच्चर का पैर यहां टूट जाए, उसने कहा। कैटलिन को सहमत होना पड़ा। वह अब ऊंचाई को और अधिक महसूस कर सकती थी। यहां पेड़ कम थे और हवा अधिक जोर से चल रही थी। तेज झोंके जो उसके कपड़ों को खींच रहे थे और उसके बालों को उसकी आंखों में धकेल रहे थे। समय समय पर सीढ़ियां खुद ब खुद दुगुनी हो जाती थीं, और वह उनके नीचे स्टोन और नीचे दूर चांद के द्वार देख सकती थी, जिसकी मशालें मोमबत्तियों से ज्यादा चमकदार नहीं थीं। स्नो स्टोन से छोटा था, एक मजबूत टॉवर और लकड़ी का एक किला और अस्तबल जो बिना मोर्टार वाली चट्टान की एक छोटी दीवार के पीछे छिपा हुआ था। फिर भी यह जायंट के लांस के खिलाफ इस तरह से बसा हुआ था कि निचले वेकेसल के ऊपर पूरी पत्थर की सीढ़ी पर कब्जा कर सके। आईडी पर हमला करने वाले दुश्मन को स्टोन से कदम दर कदम लड़ना होगा, जबकि ऊपर स्नो से पत्थर और तीर बरस रहे थे। सेनापति, एक चिंतित युवा योद्धा जिसके चेहरे पर दाग थे, ने रोटी और पनीर की पेशकश की और आग के सामने खुद को गर्म करने का मौका दिया, लेकिन माया ने मना कर दिया। हमें चलते रहना चाहिए मेरी रानी, उसने कहा, अगर यह आपको अच्छा लगे। कैटलिन ने सिर हिलाया। फिर से उन्हें नए खच्चर दिए गए। उसका खच्चर सफेद था। माया ने उसे देखकर मुस्कुराई। मेरी महिला, श्वेत खच्चर अच्छा है, बर्फ पर भी पैर रखने में माहिर, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर वह आपको पसंद नहीं करता है तो वह आपको लात मार देगा। सफेद खच्चर कैटलिन को पसंद करता था।
भगवान का शुक्र है कि कोई लात नहीं मारी गई। बर्फ भी नहीं थी और वह इसके लिए भी आभारी थी। मेरी मां कहती है कि सैकड़ों साल पहले यहीं से बर्फबारी शुरू हुई थी, माया ने उसे बताया। यहां ऊपर हमेशा सफेद रहता था और बर्फ कभी पिघलती नहीं थी। उसने कंधे उचका दिए। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी पहाड़ के इतने नीचे बर्फ देखी हो, लेकिन हो सकता है कि पुराने समय में कभी ऐसा हुआ हो। इतनी छोटी, कैटलिन ने सोचा। याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह कभी ऐसी थी। लड़की ने अपना आधा जीवन गर्मियों में बिताया था और वह बस यही जानती थी। सर्दी आ रही है बच्ची, वह उसे बताना चाहती थी। शब्द उसके होठों पर थे। उसने लगभग उन्हें कह ही दिया। शायद वह आखिरकार स्टार्क बन रही थी। स्नो के ऊपर हवा एक जीवित चीज थी जो उनके चारों ओर बंजर भूमि में भेड़िए की तरह गरजती थी, फिर गायब हो जाती थी, मानो उन्हें आत्मसंतुष्टि में लुभाने के लिए। यहां तारे ज्यादा चमकीले लग रहे थे, इतने पास कि वह उन्हें लगभग छू सकती थी, और सींग वाला चांद साफ काले आसमान में बहुत बड़ा था। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, कैटलिन ने पाया कि नीचे देखने के बजाय उस ऊपर देखना बेहतर था। सदियों की ठंड और पिघलन और अनगिनत खच्चरों के चलने से सीढ़ियां टूट गई थीं और अंधेरे में भी ऊंचाई उसके दिल को चीर देती थी। जब वे दो चट्टानी शिखरों के बीच एक ऊंची काठी पर पहुंचे तो माया उतर गई। खच्चरों को आगे ले जाना सबसे अच्छा है, उसने कहा। यहां हवा थोड़ी डरावनी हो सकती है मेरी महिला। कैटलिन छाया से कठोर रूप से चढ़ी और आगे के रास्ते को देखा। 20 फीट लंबा और लगभग 3 फीट चौड़ा, लेकिन दोनों तरफ दियास एक खड़ी ढलान के साथ। वह हवा की चीख सुन सकती थी। माया ने धीरे से कदम बढ़ाया। उसका खच्चर उसके पीछे पीछे ऐसे शांत भाव से चल रहा था जैसे वे एक बेली पार कर रहे हों। अब उसकी बारी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, डर ने कैटलिन को अपने जबड़े में जकड़ लिया। वह खालीपन, हवा की विशाल काली खाइयों को महसूस कर सकती थी जो उसके चारों ओर जमी हुई थीं। वह रुक गई, कांपने लगी, हिलने से डरने लगी। हवा उस पर चिल्ला रही थी और उसके लबादे को खींच रही थी, उसे किनारे पर खींचने की कोशिश कर रही थी। कैटलिन ने अपने पैर को पीछे की ओर बढ़ाया, सबसे डरपोक कदम, लेकिन खच्चर उसके पीछे था और वह पीछे नहीं हट सकती थी। मैं यहां मरने जा रही हूं, उसने सोचा। वह अपनी पीठ से ठंडे पसीने को टपकता हुआ महसूस कर सकती थी। लेडी स्टार्क, माया ने खाड़ी के उस पार से पुकारा। लड़की ने 1000 लीग दूर से आवाज लगाई। क्या तुम ठीक हो? कैटलिन टूली स्टार्क ने अपने गर्व के बचे हुए हिस्से को निगल लिया। मैं यह नहीं कर सकती बच्चे, उसने पुकारा। हाँ तुम कर सकती हो, कमीनी लड़की ने कहा। मुझे पता है तुम कर सकती हो। देखो रास्ता कितना चौड़ा है। मैं देखना नहीं चाहती। दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी। पहाड़ और आकाश और खच्चर एक बच्चे की चोटी की तरह घूम रहे थे। कैटलिन ने अपनी उखड़ी हुई सांसों को स्थिर करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी, माया ने कहा। हिलना मत मेरी महिला। हिलना कैटलिन के लिए आखिरी काम था। उसने हवा के झोंकों और पत्थर पर चमड़े के घिसने की आवाज सुनी। तभी माया वहां थी, उसे धीरे से हाथ से पकड़ते हुए। अगर तुम चाहो तो अपनी आंखें बंद रखो। अब रस्सी छोड़ दो, वाइटी खुद का ख्याल रखेगा। बहुत अच्छा मेरी महिला, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा, ये आसान है, तुम देखोगे। अब मुझे एक कदम दो, बस अपना पैर हिलाओ, बस इसे आगे सरकाओ। देखो, अब दूसरा, आसान, तुम दौड़कर पार कर सकती हो। एक और, आगे बढ़ो। हाँ, और इस तरह कदम दर कदम, कदम दर कदम, कमीनी लड़की ने कैटलिन को अंधा और कांपते हुए पार कराया, जबकि सफेद खच्चर उनके पीछे शांति से चल रहा था। स्काई नामक वेकैसल पहाड़ के किनारे पर खड़ी बिना मोर्टार वाले पत्थर की एक ऊंची अर्धचंद्राकार दीवार से ज्यादा कुछ नहीं था। आसमान के मौसम से प्रभावित पत्थर बर्फ से ढके हुए थे और ऊपर की ढलानों से बर्फ के लंबे भाले लटक रहे थे। माया स्टोन ने गार्ड को पुकारा और उनके सामने गेट खुल गए तो पूर्व में भोर हो रही थी। दीवारों के अंदर केवल रैंप की एक श्रृंखला थी और सभी आकारों के पत्थरों और पत्थरों का एक बड़ा ढेर था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहां से हिमस्खलन शुरू करना दुनिया की सबसे आसान बात
होगी। उनके सामने चट्टान के चेहरे पर एक मुंह खुला हुआ था। अस्तबल और बैरक वहां हैं, माया ने कहा। आखिरी हिस्सा पहाड़ के अंदर है। यह थोड़ा अंधेरा हो सकता है, लेकिन कम से कम आप हवा से बाहर हैं। यहां तक खच्चर जा सकते हैं, यहां से आगे। ठीक है, यह एक तरह की चिमनी है। उचित सीढ़ियों की तुलना में पत्थर की सीढ़ी की तरह अधिक है, लेकिन यह बहुत बुरा नहीं है। 1 और घंटा और हम वहां पहुंच जाएंगे। कैटलिन ने ऊपर देखा। सीधे ऊपर भोर की रोशनी में पीला वह आईडी की नींव देख सकती थी। यह उनसे 600 फीट से अधिक ऊपर नहीं हो सकता था। नीचे से यह एक छोटे सफेद छत्ते जैसा दिखता था। उसे याद आया कि उसके चाचा ने टोकरियों और चरखियों के बारे में क्या कहा था। लैनिस्टर्स को अपना अभिमान हो सकता है, उसने माया से कहा, लेकिन टुलीज बेहतर समझ के साथ पैदा हुए हैं। मैंने पूरा दिन और रात का सबसे अच्छा हिस्सा सवारी की है। उनसे कहो कि एक टोकरी नीचे करें, मैं शलजम के साथ सवारी करूंगी। जब कैटलिन स्टार्क आखिरकार आईडी पहुंची, तब तक सूरज पहाड़ों से काफी ऊपर था। आसमानी नीले रंग का लबादा और हथौड़े से जड़ा हुआ चांदी और बाज का ब्रेस्ट प्लेट पहने एक मोटे चांदी के बालों वाले आदमी ने उसे टोकरी से बाहर निकालने में मदद की। जॉन एरिन के घरेलू रक्षक के कप्तान सर वर्डिस एगेन उसके बगल में मास्टर कोलेमन खड़े थे, पतले और घबराए हुए, बहुत कम बाल और बहुत बड़ी गर्दन के साथ। लेडी स्टार्क, सर वर्डिस ने कहा, मैंने तुम्हारी बहन को संदेश भेजा है। उसने आदेश दिया है कि तुम जैसे ही आओगे उसे जगा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उसे रात में अच्छी नींद आई होगी। कैटलिन ने अपने लहजे में एक खास तरह की तलखी के साथ कहा, जो किसी की नजर में नहीं आई। पुरुषों ने उसे चरखी वाले कमरे से सर्पिल सीढ़ी तक पहुंचाया। आयरी बड़े घरों के मानकों के अनुसार एक छोटा महल था। 7 पतली सफेद मीनारें एक बड़े पहाड़ के कंधे पर एक तरकश में तीरों की तरह कसकर बंधी हुई थी। इसे अस्तबल, लोहार या कैनल की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन नेड ने कहा कि इसका अन्न भंडार विंटरफेल जितना बड़ा था और इसकी मीनारें 500 लोगों को घर दे सकती थीं। फिर भी कैटलिन को यह अजीब तरह से सुनसान लगा जब वह वहां से गुजरी। इसके पीले पत्थर के हॉल गूंज रहे थे और खाली थे। लीसा अपने सौर में अकेली प्रतीक्षा कर रही थी, अभी भी अपने बिस्तर के वस्त्र पहने हुए। उसके लंबे भूरे बाल नंगे सफेद कंधों और पीठ पर बिखरे हुए थे। एक नौकरानी उसके पीछे खड़ी थी, रात की उलझनों को सुलझा रही थी। लेकिन जब कैटलिन अंदर आई तो उसकी बहन मुस्कुराते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बिल्ली, उसने कहा। ओह बिल्ली, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा, मेरी प्यारी बहन। वह दौड़कर कमरे में गई और अपनी बहन को अपनी बाहों में भर लिया। कितना समय हो गया है, लिसा उसके खिलाफ बड़बड़ाई। ओह, कितने बहुत बहुत समय हो गया है। सच में 5 साल हो गए थे। लिसा के लिए 5 क्रूर साल। उन्होंने अपना असर दिखाया था। उसकी बहन उससे 2 साल छोटी थी, फिर भी वह अब बड़ी दिखती थी। कैटलिन से छोटी। लिसा का शरीर मोटा हो गया था, चेहरा पीला और सूजा हुआ था। उसके पास टुल्ली की नीली आंखें थीं, लेकिन उसकी आंखें पीली और पानी से भरी थीं, कभी स्थिर नहीं रहती थीं। उसका छोटा मुंह चिड़चिड़ा हो गया था। जैसे ही कैटलिन ने उसे पकड़ लिया, उसे उस दुबली, ऊंची छाती वाली लड़की की याद आई जो उस दिन रिवरन के सेप्ट में उसके पास इंतजार कर रही थी। वह कितनी प्यारी और उम्मीद से भरी थी। उसकी बहन की सुंदरता में जो कुछ बचा था, वह उसके घने भूरे बालों का बड़ा झड़ना था जो उसकी कमर तक झूल रहा था। उसकी नौकरानी मास्टर कोलेमन, सर वर्डिस, हमें छोड़ दो, उसने उनसे कहा। मैं अपनी बहन से अकेले में बात करना चाहती हूं। उसने कैटलिन का हाथ पकड़ लिया क्योंकि वे वापस चले गए और दरवाजा बंद होते ही उसे छोड़ दिया। कैटलिन ने उसके चेहरे पर बदलाव देखा। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज बादलों के पीछे चला गया हो। क्या तुम अपनी समझ खो बैठी हो? लिसा ने उस पर झपट्टा मारा। उसे यहां लाने के लिए, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी चेतावनी के, हमें लैनिस्टर्स के साथ तुम्हारे झगड़ों में घसीटने के लिए। मेरे झगड़े? कैटलिन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। चूल्हे में एक बड़ी आग जल रही थी, लेकिन लिसा की आवाज में गर्मजोशी का कोई निशान नहीं था। वे पहले तुम्हारे झगड़े थे बहन। यह तुम ही थी जिसने मुझे वह शापित पत्र भेजा था। तुमने ही लिखा था कि लैनिस्टर्स ने तुम्हारे पति की हत्या कर दी है।
तुम्हें चेतावनी देने के लिए, ताकि तुम उनसे दूर रह सको। मेरा उनसे लड़ने का कभी इरादा नहीं था। भगवान, कैट, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? मां, एक छोटी सी आवाज उसने कहा। लीसा घूम गई। उसका भारी लबादा उसके चारों ओर घूम रहा था। रॉबर्ट एरन, लॉर्ड ऑफ द आयरी, दरवाजे पर खड़ा था, एक फटे कपड़े की गुड़िया को पकड़े हुए और बड़ी आंखों से उन्हें देख रहा था। वह एक दर्दनाक रूप से पतला बच्चा था, अपनी उम्र के हिसाब से छोटा, और अपने पूरे दिन बीमार रहता था और समय समय पर वह कांपता रहता था। मास्टर्स इसे कांपने वाली बीमारी कहते थे। मैंने आवाजें सुनी। कोई आश्चर्य नहीं, कैटलिन ने सोचा। लिसा लगभग चिल्लाने ही वाली थी। फिर भी उसकी बहन ने उसे तीखी नजरों से देखा। यह तुम्हारी चाची कैटलिन है बेबी, मेरी बहन लेडी स्टार्क, क्या तुम्हें याद है? लड़के ने उसे खाली नजरों से देखा। मुझे ऐसा लगता है, उसने पलक झपकाते हुए कहा। हालांकि वह 1 साल से भी कम उम्र का था जब कैटलिन ने उसे आखिरी बार देखा था। लिसा आग के पास बैठ गई और बोली, मां के पास आओ मेरे प्यारे। उसने उसके बिस्तर के कपड़े ठीक किए और उसके महीन भूरे बालों को संभाला। क्या वह सुंदर नहीं है? और मजबूत भी। क्या तुम सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते? जॉन जानता था, बीज मजबूत है, उसने मुझे बताया। उसके अंतिम शब्द। वह रॉबर्ट का नाम लेता रहा और उसने मेरी बांह को इतनी जोर से पकड़ा कि निशान पड़ गए। उन्हें बताओ, बीज मजबूत है। उसका बीज। वह चाहता था कि हर कोई जान ले। हम तय बच्चे के सामने नहीं, लिसा ने कहा। उसका स्वभाव नाजुक है ना प्यारी? लड़का आयरी का भगवान और घाटी का रक्षक है, कैटलिन ने उसे याद दिलाया। और यह नाजुकता का समय नहीं है। नेड को लगता है कि यह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। चुप रहो, लिसा ने उस पर झपट्टा मारा। तुम लड़के को डरा रही हो। नन्हे रॉबर्ट ने अपने कंधे के ऊपर से कैटलिन की ओर एक त्वरित नजर डाली और कांपने लगा। उसकी गुड़िया झाड़ियों में गिर गई और वह अपनी मां से सट गया। डरो मत मेरे प्यारे बच्चे, लिसा फुसफुसाए। मां यहां है, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपना लबादा खोला और एक पीला भारी स्तन निकाला जिसके सिरे लाल थे। उसे अपना बच्चा याद आया, 3 साल का रिकॉन, जो इस लड़के की उम्र का आधा और उससे 5 गुना खूंखार था। कोई आश्चर्य नहीं कि घाटी के स्वामी बेचैन थे। पहली बार उसे समझ में आया कि राजा ने बच्चे को उसकी मां से दूर लैनिस्टर्स के साथ पालने के लिए क्यों ले जाने की कोशिश की थी। हम यहां सुरक्षित हैं, लिसा कह रही थी। उसके लिए या लड़के के लिए कैटलिन को यकीन नहीं था। मूर्ख मत बनो, कैटलिन ने कहा। उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहां छिपने से लैनिस्टर्स आपको भूल जाएंगे तो आप गलत हैं। लिसा ने अपने लड़के के कान को अपने हाथ से ढक दिया। भले ही वे पहाड़ों के माध्यम से और खूनी गेट से आगे एक सेना ला सकें, आयरी अभेद्य है। आपने खुद देखा, कोई भी दुश्मन कभी भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। कैटलिन उसे थप्पड़ मारना चाहती थी। बस एक ही बात है, मैं इस शैतान का क्या करूं जो तुम मेरे लिए लाए हो? क्या वह एक बुरा आदमी है? आयरी के भगवान ने पूछा। उसकी मां का स्तन उसके मुंह से बाहर निकल रहा था। निप्पल गीला और लाल था। एक बहुत बुरा आदमी, लिसा ने खुद को ढंकते हुए उससे कहा। लेकिन मां उसे मेरे छोटे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। उसे उड़ा दो, रॉबर्ट ने उत्सुकता से कहा। लिसा ने अपने बेटे के बालों को सहलाया। शायद हम करेंगे, वह बुदबुदाई। शायद हम यही करेंगे। ही एडवर्ड ने लिटिल फिंगर को वेश्यालय के आम कमरे में पाया, जो एक लंबी सुंदर महिला के साथ मिलनसार ढंग से बातें कर रही थी, जिसने स्याही की तरह काले रंग की त्वचा के ऊपर पंखों वाला गाउन पहना था। चूल्हे के पास हेवर्ड और एक सूडॉल लड़की जुर्माने का खेल खेल रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि अब तक उसने अपनी बेल्ट, अपना लबादा, अपनी मेल शर्ट और अपना दाहिना बूट खो दिया था, जबकि लड़की को अपनी शिफ्ट के बटन कमर तक खोलने के लिए मजबूर किया गया था। जॉरी कैसल बारिश से भीगी खिड़की के पास एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ खड़ा था। वह हेवर्ड को टाइलें पलटते और दृश्य का आनंद लेते हुए देख रहा था। नेड सीढ़ी के नीचे रुका और बम अपने दस्ताने पहन लिए। अब समय आ गया है कि हम विदा लें। मेरा यहां का काम पूरा हो गया है।
हेवर्ड लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने काली औरत के हाथ चूमे कुछ चुटकुला फुसफुसाया, जिससे वह जोर से हंस पड़ी और नेड के पास चला गया। तुम्हारा काम, उसने हल्के से कहा, या रॉबर्ट का? वे कहते हैं कि हाथ राजा के सपने देखता है, राजा की आवाज में बोलता है और राजा की तलवार से शासन करता है। क्या इसका यह भी मतलब है कि तुम राजा के साथ खिलवाड़ करते हो? लॉर्ड बेलिश, नेड ने बीच में कहा, आप बहुत ज्यादा अनुमान लगाते हैं। मैं आपकी मदद के लिए कृतज्ञ नहीं हूं। आपके बिना हमें यह वेश्यालय खोजने में सालों लग सकते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपका मजाक सहने का इरादा रखता हूं। और मैं अब राजा का हाथ नहीं हूं। डायरवुल्फ एक कांटेदार जानवर होना चाहिए, लिटिल फिंगर ने अपने मुंह को तेजी से मोड़ते हुए कहा। जब वे अस्तबल की ओर जा रहे थे, यंग वाइल उसके ठीक पीछे आया। एक हाथ से लिटिल फिंगर की घोड़ी को आगे बढ़ा रहा था, हाइशस ऑस रहा था, जबकि दूसरे हाथ से उसकी बेल्ट और पतलून के फीतों को टटोल रहा था। एक नंगे पांव वेश्या अस्तबल के दरवाजे से बाहर झुकी उसे देखकर खिलखिला रही थी। क्या हम अब महल में वापस जाएंगे मेरे स्वामी? जॉरी ने पूछा। नेड ने सिर हिलाया और काठी में झूल गया। लिटिल फिंगर उसके बगल में सवार हो गया। जॉरी और दूसरे लोग उसके पीछे चले गए। चटाया एक बेहतरीन प्रतिष्ठान चलाता है, लिटिल फिंगर ने कहा जब वे सवार हुए। मैं इसे खरीदने का मन बना रहा हूं। मैंने पाया है कि वेश्यालय जहाजों की तुलना हो में बहुत बेहतर निवेश हैं। वेश्याएं शायद ही कभी डूबती हैं, और जब उन पर समुद्री डाकू सवार हो जाते हैं तो क्यों? समुद्री डाकू भी बाकी लोगों की तरह अच्छे सिक्के देते हैं। यह नेड के सिर पर वार कर रहा था, खून की तरह गर्म और पुराने अपराध बोध की तरह बेरहम। उसके चेहरे पर पानी की मोटी मोटी बूंदें बह रही थीं। रॉबर्ट कभी भी एक बिस्तर पर नहीं टिकेगा, लियाना ने उसे विंटरफेल में बताया था। बहुत पहले की रात जब उनके पिता ने उसका हाथ स्टॉर्मैंड के युवा लॉर्ड को देने का वादा किया था। मैंने सुना है कि उसने घाटी की किसी लड़की से बच्चा पैदा कर लिया है। नेड ने बच्ची को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वह उसे मना नहीं कर सकता था, न ही वह आसईक अपनी बहन से झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने उसे भरोसा दिलाया था कि रॉबर्ट ने उनकी सगाई से पहले जो कुछ भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वह एक अच्छा और सच्चा आदमी है जो उसे पूरे दिल से प्यार करेगा। लियाना ने केवल मुस्कुराया था। प्यार मीठा होता है प्यारे नेड, लेकिन यह किसी व्यक्ति के स्वभाव को नहीं बदल सकता। लड़की इतनी छोटी थी कि नेड ने उसकी उम्र पूछने की हिम्मत नहीं की थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह कुंवारी थी। अगर पर्स काफी मोटा हो तो बेहतर। वेश्यालयों में हमेशा एक कुंवारी लड़की मिल जाती है। उसके बाल हल्के लाल थे और उसकी नाक के पुल पर झाइयों का पाउडर था, और जब उसने बच्चे को अपना निप्पल देने के लिए एक स्तन ढीला किया तो उसने देखा कि उसकी छाती पर भी झाइयां थीं। मैंने उसका नाम बारा रखा है, उसने बच्चे को दूध पिलाते हुए कहा। वह बिल्कुल उसकी तरह दिखती है ना महामहिम? उसकी नाक और बाल उसके जैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। एडर्ड स्टार्क ने बच्चे के महीन काले बालों को छुआ था। वे काले रेशम की तरह उसकी उंगलियों से बह रहे थे। रॉबर्ट के पहले बच्चे के बाल भी ऐसे ही महीन थे। उसे याद आया। उसे बता देना कि जब तुम उसे देखो महामहिम, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, उसे बताना कि वह कितनी सुंदर है। मैं ऐसा करूंगा, नेड ने उससे वादा किया था। यही उसका अभिशाप था। रॉबर्ट अमर प्रेम की कसम खाएगा और शाम होने से पहले उन्हें भूल जाएगा। लेकिन नेड स्टार्क ने अपनी कसमें रखी। उसने लियाना से किए गए वादों के बारे में सोचा जो उसने मरते समय किए थे, और उन्हें निभाने के लिए उसने जो कीमत चुकाई थी। और उसे बताना कि मैं किसी और के साथ नहीं रहा हूं। महामहिम, मैं पुराने और नए देवताओं की कसम खाता हूं। चताया ने कहा कि मैं बच्चे के लिए आधा साल और ले सकता हूं, और उम्मीद है कि वह वापस आ जाएगा। तो तुम उसे बताओगी कि मैं इंतजार कर रहा हूं, है ना? मुझे कोई गहना या कुछ नहीं चाहिए, बस वह हमेशा मेरे लिए अच्छा था। सच में तुम्हारे लिए अच्छा? नेड ने खोखला मन से सोचा। मैं उसे बता दूंगा बच्चे, और मैं तुमसे वादा करता हूं बारा कभी नहीं बचेगा। वह तब मुस्कुराई थी, इतनी कांपती और मीठी मुस्कान कि उसने उसके दिल को चीर दिया। बरसात की रात में सवारी करते हुए नेड ने अपने सामने जॉन स्नो का चेहरा देखा, जो उसके अपने युवा संस्करण जैसा था।
अगर देवता कमीनों पर इतना नाराज होते हैं तो उसने उदास होकर सोचा, वे पुरुषों को ऐसी वासनाओं से क्यों भरते हैं? लॉर्ड बेलिश, आप रॉबर्ट के कमीनों के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, उसके पास आपसे ज्यादा हैं, शुरुआत के लिए। कितने? लिटिल फिंगर ने कंधे उचका दिए। नमी की धाराएं उसके लबादे के पीछे से मुड़ गईं। क्या फर्क पड़ता है? यदि आप पर्याप्त महिलाओं के साथ सोते हैं तो कुछ आपको उपहार देंगी, और हिज ग्रेस ने इस मामले में कभी शर्म नहीं की है। मुझे पता है कि उन्होंने स्टॉर्मैंड के उस लड़के को स्वीकार किया है। रेनली का कहना है कि रॉबर्ट ने दावत के दौरान लड़की को ऊपर ले गया, और जब स्टैनिस और उसकी दुल्हन अभी भी नाच रहे थे तब शादी के बिस्तर को तोड़ दिया। लॉर्ड स्टैनिस को लगा कि यह उनकी पत्नी के घर के सम्मान पर एक धब्बा था, इसलिए जब लड़का पैदा हुआ तो उसने उसे रेनली के पास भेज दिया। उसने नेड को एक तरफ से देखा। मैंने यह भी फुसफुसाहट सुनी है कि रॉबर्ट को 3 साल पहले लॉर्ड टाइविन के टूर्नामेंट के लिए पश्चिम जाने पर कैस्टरली रॉक में एक सेवारत वेंट से जुड़वाओं बच्चे मिले थे। सेर्सी ने बच्चों को मरवा दिया और मां को एक गुजरते हुए गुलाम व्यापारी को बेच दिया। लैनिस्टर के गौरव का बहुत बड़ा अपमान, वह भी घर के करीब। नेड स्टार्क ने मुंह बनाया। इस तरह की बदसूरत कहानियां राज्य के हर महान राजा के बारे में सुनाई जाती थीं। वह सर्सी लैनिस्टर के बारे में इस पर आसानी से विश्वास कर सकता था, लेकिन क्या राजा खड़े होकर ऐसा होने देगा? वह रॉबर्ट जिसे वह जानता था ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वह रॉबर्ट श्बॉम जिसे वह जामवासा जानता था, वह कभी भी उन चीजों के लिए अपनी आंखें बंद करने का इतना अभ्यास नहीं करता था जिन्हें वह नहीं देखना चाहता था। जॉन एरिन राजा के नीच बच्चों में अचानक दिलचस्पी क्यों लेगा? छोटे आदमी ने गीले कंधे उचकाए। वह राजा का हाथ था। निस्संदेह रॉबर्ट ने उसे यह देखने के लिए कहा था कि उनके लिए प्रावधान किया गया है। नेड हड्डियों तक भीग गया था और उसकी आत्मा ठंडी हो गई थी। लॉर्ड एरिन को पता चला, युद्ध करते हुए लंबी तलवारों और लोहे की नोक वाले भालों के साथ थी। पीछे उसने वाइल को चिल्लाते हुए सुना, और जब उसने अपना घोड़ा मोड़ा तो उनके पीछे और भी थे जो उन्हें पीछे हटने से रोक रहे थे। जॉरी की तलवार अपने म्यान से गीत गाती हुई निकली। रास्ता बनाओ या मर जाओ, भेड़िए चिल्ला रहे हैं, उनके नेता ने कहा। नेड अपने चेहरे पर बारिश को बहते हुए देख सकता था। हालांकि इतना छोटा झुंड है। लिटिल फिंगर अपने घोड़े को सावधानी पूर्वक कदम से कदम आगे बढ़ाया। इसका क्या मतलब है? यह राजा का हाथ है। वह राजा का हाथ था। कीचड़ ने ब्लड बे स्टैलियन के खुरों को दबा दिया। उसके सामने पंक्ति अलग हो गई। एक सुनहरे ब्रेस्ट प्लेट पर लैनिस्टर का हम महल में वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, नेड ने शांति से कहा। जैमी लैनिस्टर मुस्कुराया। बिल्कुल सच। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं। तुम्हें मेरा भाई याद है ना, लॉर्ड स्टार्क? वह विंटरफेल में हमारे साथ था। गोरे बाल, बेमेल आंखें, तीखी जुबान, एक छोटा आदमी। मुझे वह अच्छी तरह याद है, नेड ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि उसे रास्ते में कुछ परेशानी हुई है। मेरे लॉर्ड फादर काफी परेशान हैं। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि मेरे भाई के लिए कौन बुरा चाहता होगा, है ना? तुम्हारे भाई को ले जाया गया है। हे प्रभु! सर जैमी ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए कहा। मुझे अपना स्टील दिखाओ लॉर्ड एडार्ड। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं आपको एरिस की तरह काट दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ में ब्लेड के साथ मर जाएं। उसने लिटिल फिंगर को एक ठंडी, तिरस्कार भरी नजर से देखा। लॉर्ड बेलिश, मैं यहां से जल्दी ही निकल जाता अगर मुझे अपने महंगे कपड़ों पर खून के धब्बे लगने की परवाह नहीं होती। लिटिल फिंगर को आग्रह करने की जरूरत नहीं थी। मैं सिटी वॉच लाऊंगा, उसने नेड से वादा किया। लैनिस्टर लाइन उसे जाने देने के लिए अलग हो गई और उसके पीछे बंद हो गई। लिटिल फिंगर ने अपनी एडी अपनी घोड़ी पर रखी और एक कोने के आसपास गायब हो गया। नेड के आदमियों ने अपनी तलवारें खींच ली थीं। उनका दल घुड़सवार था। लैनिस्टर पैदल थे, केवल जैमी ही था। हमला करके वे मुक्त हो सकते थे, लेकिन एडार्ड स्टार्क को लगा कि उनके पास एक अधिक सुरक्षित रणनीति हुई है। मुझे मार दो, उसने किंग्सलेयर को चेतावनी दी, और कैटलिन निश्चित रूप से टायरियन को मार डालेगी। जैमी लैनिस्टर ने नेड की छाती पर सोने की तलवार से वार किया, जिसने आखिरी ड्रैगन किंग्स का खून पिया था।
क्या वह ऐसा करेगी? रिवररन की कुलीन कैटलिन टूली ने एक बंधक की हत्या की? मुझे नहीं लगता। उसने आह भरी। लेकिन मैं एक महिला के सम्मान के लिए अपने भाई की जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं हूं। जैमी ने सुनहरी तलवार को म्यान में सरका दिया। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें रॉबर्ट के पास वापस जाने दूंगा ताकि तुम उसे बता सको कि मैंने तुम्हें कैसे डरा दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह परवाह करेगा। जैमी ने अपनी उंगलियों से अपने गीले बालों को पीछे धकेला और अपने घोड़े को घुमाया। जब वह तलवारबाजों की पंक्ति से आगे निकल गया तो उसने अपने कप्तान की ओर देखा। ट्रेगर, ध्यान रखना कि लॉर्ड स्टार्क को कोई नुकसान न पहुंचे। जैसा कि आप कहते हैं, महामहिम। फिर भी हम नहीं चाहेंगे कि वह यहां से पूरी तरह से बेखौफ होकर जाए। इसलिए रात और बारिश के बीच उसने जैमी की मुस्कान की सफेदी देखी। उसके आदमियों को मार डालो। नहीं, नेड स्टार्क चिल्लाया, अपनी तलवार के लिए पंजे मारते हुए। जैमी पहले से ही सड़क पर भाग रहा था जब उसने वाइल को चिल्लाते हुए सुना। दोनों तरफ से लोग आ गए। नेड ने एक को नीचे गिराया, लाल लबादे में भूतों को काटते हुए जो उसके सामने से निकल गए। जॉरी कैसल ने अपनी एड़ी को अपने घोड़े पर रखा और हमला किया। एक स्टील शूड खुर ने एक लैनिस्टर गार्डमैन के चेहरे पर एक भयानक कर्कशता के साथ मारा। दूसरा आदमी लड़खड़ा गया और एक पल के लिए जॉरी मुक्त हो गया। वाइल ने उसे उसके मरते हुए घोड़े से नीचे खींचते हुए शाप दिया। बारिश में तलवारें कट रही थीं। नेड उसके पास सरपट दौड़ा, अपनी लंबी तलवार को ट्रेगर के पतवार पर गिराया। झटके से वह अर्सियाटू अपने दांत पीसने लगा। ट्रेगर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी शेरनी आधी कट गई। उसके चेहरे पर खून बह रहा था। हेवर्ड उन हाथों को काट रहा था जिन्होंने उसकी लगाम पकड़ी थी। तभी एक भाला उसके पेट में जा लगा। अचानक जॉरी उनके बीच वापस आ गया। उसकी तलवार से लाल बारिश की धार निकल रही थी। नहीं, नेड चिल्लाया, जॉरी दूर हो जाओ। नेड का घोड़ा उसके नीचे फिसल गया और कीचड़ में गिर गया। एक पल के लिए उसे बहुत तेज दर्द हुआ और उसके मुंह में खून का स्वाद आ गया। उसने देखा कि वे जॉरी के घोड़े के पैर काट रहे थे और उसे घसीटकर धरती पर ले जा रहे थे। तलवारें उसके चारों ओर उठ रही थीं और गिर रही थीं। जब नेड का घोड़ा वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर से गिर गया। उसकी चीख घुट रही थी। वह देख सकता था कि टूटी हुई हड्डी उसकी पिंडली में घुस रही थी। यह आखिरी चीज थी जो उसने कुछ समय के लिए देखी थी। बारिश लगातार गिरती रही। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो लॉर्ड एडार्ड स्टार्क अपने मृतकों के साथ अकेले थे। उसका घोड़ा करीब आया, खून की बदबू को पकड़ा और सरपट भाग गया। नेड ने अपने पैर में दर्द को देखकर अपने दांत पीसते हुए कीचड़ में खुद को घसीटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इसमें सालों लगेंगे। मोमबत्ती की रोशनी वाली खिड़कियों से लोग देख रहे थे और लोग गलियों और दरवाजों से निकलने लगे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। लिटिल फिंगर और सिटी वॉच ने उसे सड़क पर पाया, जॉरी कैसल के शरीर को अपनी बाहों में लिए हुए। कहीं न कहीं सोने के लबादों को एक कूड़ा मिल गया, लेकिन महल में वापस जाना पीड़ा का एक धुंधलापन था और नेड एक से अधिक बार बेहोश हो गया। उसे याद आया कि भोर की पहली धूसर रोशनी में उसके सामने लाल किला मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। बारिश ने विशाल दीवारों के हल्के गुलाबी पत्थर को खून के रंग में बदल दिया था। तब ग्रैंड मास्टर पाइसेले उसके ऊपर मंडरा रहा था, एक कप पकड़े हुए, फुसफुसाते हुए, पी लो मेरे प्रभु, यहां खसखस का दूध आपके दर्द के लिए। उसे याद आया कि उसने निगल लिया था और पाइसेले किसी को शराब को उबालने के लिए गर्म करने और उसे साफ रेशम लाने के लिए कह रहा था, और वह आखिरी बार था जिसे उसने जाना था। टी डेनरीज वेस्ट डोथराक का घोड़ा द्वार 2 विशाल कांच से घोड़ों से बना था, जो सड़क से 100 फीट ऊपर एक नुकीला मेहराब बनाने के लिए अपने खुरों से मिल रहे थे। डैनी यह नहीं बता सकती थी कि शहर को एक द्वार की आवश्यकता क्यों थी, जब इसकी कोई दीवार नहीं थी और कोई इमारत नहीं थी जिसे वह देख सकती थी। फिर भी यह वहां खड़ा था, विशाल और सुंदर। महान घोड़े दूर बैंगनी पहाड़ को घेरे हुए थे। कांस्य के घोड़ों ने लहराती घासों पर लंबी छाया डाली, जब खल ड्रोगो उनके खुरों के नीचे खलासर को ले जा रहा था और उसके खूनी सवार उसके बगल में थे।
हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। डैनी अपनी चांदी की घोड़ी पर पीछे पीछे आई। सेर जोरा मोरमोंट और उसके भाई विसेरीज के साथ एक बार फिर सवार हुई। घास में दिन बिताने के बाद जब वह उसे छोड़कर खलासर के पास वापस चली गई थी, तो डोथराकी ने हंसते हुए उसे खलरेमहार, सोरफुट किंग कहा था। खल ड्रोगो ने उसे अगले दिन एक गाड़ी में जगह देने की पेशकश की थी और विसेरीज ने स्वीकार कर लिया था। अपनी जिद्दी अज्ञानता में उसे यह भी नहीं पता था कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। गाड़ियां हिजड़ों, अपंगों, प्रसव करने वाली महिलाओं, बहुत छोटे और बहुत बूढ़े लोगों के लिए थी। उसने सर जोरा से विनती की थी कि वह उसे सच न बताए, नहीं तो वह शर्मिंदा हो जाएगा। शूरवीर ने जवाब दिया था कि राजा को थोड़ी शर्मिंदगी की जरूरत है। फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। इसके लिए उसे बहुत मिन्नतें करनी पड़ी थीं और डोरेह ने उसे तकिया लगाने की सारी तरकीबें सिखाई थीं, इससे पहले कि डैनी ड्रोगो को नरम पड़ने पर मजबूर कर पाती और विसेरीज को स्तंभ के शीर्ष पर फिर से शामिल होने की इजाजत दे पाती। शहर कहाँ है? उसने कांच से मेहराब के नीचे से गुजरते हुए पूछा। वहां कोई इमारत नहीं दिख रही थी, कोई लोग नहीं, केवल घास और सड़क थी जो उन सभी जमीनों के प्राचीन स्मारकों से अटी और थी जिन्हें डोथराकी ने सदियों से लूटा था। आगे, सेर जोरा ने उत्तर दिया। पहाड़ के नीचे, अश्वद्वार के पार, लूटे गए देवता और चुराए गए नायक उनके दोनों ओर मंडरा रहे थे। मृत शहरों के भूले हुए देवताओं ने अपने टूटे हुए वज्र आकाश में लहराए जब डेनी अपनी चांदी की सवारी करके उनके पैरों के पास से गुजरी। पत्थर के राजा अपने सिंहासनों से उसे नीचे देख रहे थे। उनके चेहरे टूटे और दागदार थे, यहां तक कि उनके नाम भी समय की धुंध में खो गए थे। आंखों के लिए रत्नों वाले काले लोहे के ड्रैगन, दहाड़ते हुए ग्रिफिन, कांटेदार दुम वाले मंटिकोर जो हमला करने के लिए तैयार थे, और अन्य जानवर जिनके नाम वह नहीं बता सकती थी। कुछ मूर्तियां इतनी प्यारी थीं कि उन्होंने उसकी सांस रोक दी। अन्य इतनी विकृत और भयानक थीं कि डैनी उन्हें देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सर जोरा ने कहा, वे संभवतः अशाई से परे छाया भूमि से आए थे। बहुत सारे, उसने कहा, क्योंकि उसकी चांदी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और बहुत सारी भूमि से। विसेरीज कम प्रभावित हुआ। मृत शहरों का कचरा, उसने व्यंग्य किया। वह आम भाषा में बात करने के लिए सावधान था, जिसे कुछ डोथराकी समझ सकते थे। फिर भी डैनी ने खुद को अपने खास के पुरुषों की ओर देखते हुए पाया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी बातें सुनी नहीं गई हैं। वह खुशी से बोलता रहा। ये सभी बर्बर लोग जानते हैं कि कैसे बेहतर तरीके से मनुष्यों द्वारा बनाई गई चीजों को चुराना है और मारना है। वह हंसा। वे जानते हैं कि कैसे मारना है, अन्यथा मुझे उनका कोई उपयोग नहीं होगा। वे अब मेरे लोग हैं, डैनी ने कहा। भाई, तुम्हें इससे रेनिज्म में तुम्हें उन्हें जंगली नहीं कहना चाहिए। ड्रैगन अपनी मर्जी से बोलता है, विसेरीज ने कहा, कॉमन टंग में। उसने अपने कंधे पर से एक गो और राखारों को देखा जो उनके पीछे सवारी कर रहे थे और उन्हें एक मजाकिया मुस्कान के साथ पसंद किया। देखो, जंगली लोगों में सभ्य लोगों की भाषा को समझने की बुद्धि नहीं है। सड़क पर 50 फीट ऊंचा एक काई से भरा हुआ पत्थर का खंभा मंडरा रहा था। विसेरीज ने अपनी आंखों में ऊब के साथ उसे देखा। ड्रोगो द्वारा मुझे मेरी सेना देने से पहले हमें इन खंडहरों के बीच कब तक रहना होगा? मैं इंतजार करते करते थक गया हूं। राजकुमारी को दोष खलीन के सामने पेश किया जाना चाहिए। बूढ़ियां, हाँ, उसके भाई ने बीच में टोका, और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए भविष्यवाणी का कोई दिखावा होना है। तुमने मुझे बताया। मुझे इससे क्या लेना देना? मैं घोड़े का मांस खा खाकर थक गया हूं और इन जंगली लोगों की बदबू से भी तंग आ गया हूं। उसने अपने अंगरखे की चौड़ी ढीली आस्तीन को सूंघा, जहां एक थैली रखना उसका रिवाज था। ज्यादा मदद नहीं मिल सकती थी। अंगरखा गंदा था। विसेरीज ने पेंटोस से जो भी रेशम और भारी ऊनी कपड़े पहने थे, वे कठिन यात्रा के कारण दागदार हो गए थे और पसीने से सड़ गए थे। सर जोरा मोरमोंट ने कहा, पश्चिमी बाजार में आपके स्वाद के लिए और भी खाने पीने की चीजें मिलेंगी, महामहिम। मुक्त शहरों के व्यापारी अपना माल बेचने वहां आते हैं।
खल अपने समय में अपना वादा पूरा करेगा, उसे बेहतर होगा। विसेरीज ने गंभीर होकर कहा, मुझे एक मुकुट देने का वादा किया गया था और मैं इसे लेना चाहता हूं। ड्रैगन का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। 6 स्तनों और एक फेरेट के सिर वाली एक महिला की अश्लील समानता को देखकर वह इसे और करीब से निरीक्षण करने के लिए चला गया। डैनी को राहत मिली, फिर भी कम चिंता नहीं थी। मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे सूर्य और तारे उसे बहुत लंबा इंतजार नहीं करवाएंगे, उसने सर जोरा से कहा जब उसका भाई सुनने की सीमा से बाहर था। शूरवीर ने विसेरीज को संदेह से देखा। आपके भाई को पेंटोस में अपना समय बिताना चाहिए था। खलासर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इलिरियो ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। मैंने उसे उतना ही बताया है जितना इलिरियो ने उसे बताया था, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं सुनता। घुड़सवार कोई व्यापारी नहीं है। विसेरीज सोचता है कि उसने तुम्हें बेच दिया है और अब वह अपनी कीमत चाहता है। फिर भी खल ड्रोगो कहेगा कि उसने तुम्हें एक उपहार के रूप में पाया था। वह विसेरीज को बदले में एक उपहार देगा। हां, अपने समय में। आप उपहार की मांग नहीं करते हैं, खाल की नहीं। आप खाल से कुछ भी नहीं मांगते हैं। उसे इंतजार कराना सही नहीं है। डैनी को नहीं पता था कि वह अपने भाई का बचाव क्यों कर रही थी, फिर भी वह कर रही थी। विसेरीज का कहना है कि वह 10,000 डोथरा की चीखने वालों के 7-7 राज्यों को साफ कर सकता है। शेर जोरा ने नाक भौं सिकोड़ी। विसेरीज 10,000 झाड़ुओं के साथ एक अस्तबल को भी नहीं साफ कर सकता था। डैनी उसके स्वर में तिरस्कार को देखकर आश्चर्यचकित होने का नाटक नहीं कर सकी। क्या सर जोरा का चेहरा विचारमग्न हो गया, क्योंकि उनके घोड़े एक साथ देवताओं की भूमि पर चल रहे थे। जब मैं पहली बार निर्वासन में गया तो मैंने डोथराकी को देखा और आधे नग्न बर्बर लोगों को देखा जो अपने घोड़ों की तरह ही जंगली थे। अगर आपने मुझसे तब पूछा होता राजकुमारी, तो मुझे आपको बताना चाहिए था कि 1000 अच्छे शूरवीरों को 100 गुना अधिक डोथराकी को भगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने आपसे अभी पूछा, अभी, शूरवीर ने कहा, मुझे कम यकीन है। वे किसी भी शूरवीर से बेहतर सवार हैं, बिल्कुल निडर, और उनके धनुष हमारे धनुष से कहीं बेहतर हैं। 7 राज्यों में अधिकांश तीरंदाज पैदल ही लड़ते हैं, ढाल की दीवार के पीछे या नुकीले खंभों की बाड़ के पीछे से। डोथराकी घोड़े की पीठ से फायर करते हैं, हमला करते हैं या पीछे हटते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे पूरी तरह से घातक हैं और उनमें से बहुत सारे हैं। मेरी रानी, आपके स्वामी पति अकेले अपने खालसर में 40,000 घुड़सवार योद्धाओं की गिनती करते हैं। क्या वास्तव में इतने सारे हैं? तुम्हारे भाई रेगर ने भी उतने ही लोगों को ट्राइडेंट के पास लाया था, सर जोरा ने स्वीकार किया, लेकिन उस संख्या में से 10वें हिस्से से ज्यादा शूरवीर नहीं थे। बाकी तीरंदाज, फरी राइडर और भालों से लैस पैदल सैनिक थे। जब रेगर गिर गया तो कई लोगों ने अपने हथियार फेंक दिए और मैदान से भाग गए। आप कल्पना करते हैं कि खून के लिए चिल्लाते 40,000 लोगों के हमले के खिलाफ ऐसी भीड़ कितनी देर तक खड़ी रहेगी? उबले हुए चमड़े के जर्किन और मेल की दकाई गई शर्ट उन्हें कितनी अच्छी तरह से बचाएंगे जब तीर बारिश की तरह गिरेंगे? ज्यादा समय तक नहीं, उसने कहा। ठीक से नहीं, उसने सिर हिलाया। ध्यान रहे राजकुमारी, अगर 7 राज्यों के स्वामियों में देवताओं द्वारा दी गई बुद्धि है तो यह कभी नहीं होगा। सवारों को घेराबंदी का कोई स्वाद नहीं है। मुझे संदेह है कि वे 7 राज्यों में सबसे कमजोर महल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर रॉबर्ट बैरथियन उनसे युद्ध करने के लिए इतने मूर्ख हैं, क्या वह है? डैनी ने पूछा। मूर्ख मेरा मतलब है? सर जोरा ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। रॉबर्ट को डोथराकी पैदा होना चाहिए था, उन्होंने आखिरकार कहा। आपका खाल आपको बताएगा कि केवल एक कायर ही अपने दुश्मन का सामना करने के बजाय पत्थर की दीवारों के पीछे छिपता है, उस पर सहमत होगा। वह एक मजबूत आदमी है, बहादुर है और खुले मैदान में डोथरा की भीड़ का सामना करने के लिए काफी उतावला है। लेकिन उसके आसपास के लोग, खैर, उनके पाई पर एक अलग धुन बजाते हैं। उसका भाई स्टैनिस, लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर, एडार्ड स्टार्क। उसने थूका। तुम इस लॉर्ड स्टार्क से नफरत करते हो, डैनी ने कहा। उसने मुझसे वो सब छीन लिया जो मैं प्यार करती थी, कुछ जूंग्रस्त शिकारियों और अपने अनमोल सम्मान की खातिर।